अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आइए अब हम नावल के पार्ट नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। क्या हुआ है गुड़िया? हुड़ का दरवाज़ा खोलने पर वो अंदर दाल हुआ तो उसकी सूजी हुई आंखें देखकर परेशानी से पूछने लगा, भाई ना जाए ना। वो कहती भी उसके गले लगी थी और शहर ने पहले ही इजाज़त ले ली थी कि वो एक माँ या उससे ऊपर अपने दोस्त के पास जा रहा है जिसका एक्सीडेंट हो गया। पहले अहमद साहब ने थोड़े सवाल उठाए पर फिर चुप हो गए। ताराब ने पूछा, कौन सा दोस्त? वो बात घुमा गया। ताराब उसके सब दोस्तों को जानता था इसलिए पूछा, पर शायरी की चालाकी से बात घुमाने पर वह पूछ ना सका। शायद उसे अपना सवाल ही भूल गया। शायरी उसका सर थपथपाते बेड पर लेकर आया और वहां पर बैठकर खुद उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। गुड़िया, तुम तो लगता है कि परी से भी छोटी हो गई हो। उसके आंसू साफ करते उसे बहला फैसला कर न जाने वाली बात से हटा गया। भाई, उसके पुकारने पर वह मुड़ा। जी भाई की जान, क्या आप परी से, मेरा मतलब परी को पसंद करते हैं? उसके सवाल पर शहर ने पहले आंखें निकाली फिर बोला, अपना और उसका ख्याल रखना। शायरी के जाने के बाद वो मुस्कुराती हुई चीखी, हाय मतलब परी अब सच में मेरी भाभी बनेगी? या हो खुशी बेड पर गिर गए थे। मैंने जो भी किया नरगिस के साथ, उसके लिए मैं सारी जिंदगी रोता रहा हूँ या माफी मांगते गिड़गिड़ाता रहूं, पर शायद तब भी मेरे दिल का बोझ न उतरे, मुझे तब भी माफी ना मिले। मैं यहाँ तुम दोनों से भी माफी मांगने आया हूँ। मुझे माफ कर दो और मुझे मेरी बेटी लौटा दो। मैं अब और उसके बिना नहीं रह सकता। ऐसा लग रहा है कि जिंदगी ही कुछ दिन रह गए हैं। वो दोनों हाथ माफी के अंदाज में मुंह के आगे जोड़ता हुआ रोते हुए बोलने लगा। अल्ताफ साहब इस वक्त हमाद और अहमद साहब के सामने उनके ऑफिस में बैठा अपनी गलतियों पर रोता हुआ परी को वापस लेने की इल्तिजा कर रहा था। उसका छोटा बेटा भी पास खड़ा था। ये हाथ तुम हमारे सामने नहीं, उस पाक साथ के सामने जोड़ो। वो उसके हाथ नीचे करके उसे अपने साथ लगा गया। तुमने क्या सोचा है अहमद? हमाद साहब ने सोचो में घुम अहमद साहब से पूछा। मैं क्या सोचूं या कहूं भाई? क्या तुम चाहती हो परी को वापस अल्ताफ साहब के पास भेज दें और शारिया के साथ उसका निकाह? वो पूछते हुए उसके चेहरे को देखने लगे। अगर आप परी बेटिया की बात कर रहे हैं तो हम उसे वहां पर बेचकर सही फैसला करेंगे। हमारी इतने प्यार मोहब्बत से उसकी आंखों में मौजूद माँ बाप के हलाक को पूर्ण ना कर सका। उसकी आंखों में मैंने बाप की छाओं को तरसते हुए देखा है। और रही शारिया की नकाह की बात, तो वो राजी नहीं था इस नकाह पर। और दोनों की नेचर में जमीन आसमान का फर्क है। वो मेरा बेटा है, मैं उसे जानता हूँ। गुस्से का तेज अपनी करने वाला, बार बार पर झिड़कना उसकी आदत है। इसलिए इस बार जानबूझकर एक और नरगिस नहीं बना सकते। इस बच्ची की भी अपनी जिंदगी पर हक है। मैं चाहता हूँ आप परी बेटिया से पूछें, उसकी खुशी देख कर फैसला करें। अहमद साहब के बाप पर हमाद साहब ने अस्पात में साइज लाया। हफ्ता गुजर गया था उन्हें फवाद को ढूंढते हुए। वो उनसे बचने से पहले कहीं गायब हो गया था। शायद उसकी टीम की जद्दोजहद की वजह से इतना तो उसे पता चल गया था कि उसके काफी बार थे जिनमें गैर कानूनी काम चल रहे थे रात के अंधेरे में। और वो रुस्तम का मेन आदमी था जो उसे लड़कियां यहाँ से बेचता था और वो आगे दूसरे मुल्क में उन्हें किसी बड़े क्लब और अमीर आदमियों से मुंह मांगी कीमतों पर बेचता था। अब उन्होंने एक प्लान बनाया था जिस पर उन्हें बस अमल करना था। आयमा बेगम और आलिया बेगम हूर समेत इस वक्त फराज साहब के साथ ही उनके रूम में बैठी थी। हसन भी शर्मिंदा था, सर झुकाए हुए बैठा था। उसे नहीं पता था कि सफियान ऐसा करेगा, मतलब किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था सफियान इतना गिर गया है। पर हूर की हालत उन्हें यकीन करने पर मजबूर करती। भला कोई लड़की कैसे अपने मुंह से ऐसा कह सकती है? अगर कोई और होती तो वो बिल्कुल भी यकीन नहीं करता, पर यहाँ पर हूर थी, सॉफ्ट नेचर और सफियान को अपना दोस्त मानने वाली। जब सफियान को बुलाया गया और वो हूर का आने का सुनते हुए खुशी से सलाम करता कमरे में दाल हुआ, पर वहां का गंभीर माहौल देखकर उसे कुछ गड़बड़ का अंदाजा लगाया। फिर हूर को रोते और उसके बाद पर आमा बेगम से चिपक कर बैठना, वो इस सारे मामले को समझ गया था। उसके सलाम का किसी ने जवाब न दिया। आमा बेगम ने देखकर गुस्से से उठकर एक जोरदार थप्पड़ उसे मारा। चिट्टा की आवाज पूरे कमरे में गूंजी। हूर तो जैसे सिमट सी गए थे। अंदर का जो गुस्सा था उसकी वजह से वो कुछ जताती हुई नजर से देखा जो कि सब समझ गया था। हूर के बीके चेहरे पर ना महसूस करने वाली एक तमसर उड़ाती मुस्कुराहट थी जिसने सफियान के रंगों में लावा उबल दिया था जिसने सफियान की रगों में लावा उबल दिया था। पर वो चुप करके होंठ पीछे खड़ा रहा। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे बच्चे के साथ ऐसा करने की? तुमने ऐसा उसे बिल्कुल समा दिया। उसके साथ ऐसी घटिया हरकत करते तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? वो कितनी इज्जत थी तुम्हारी। वो उसे एक के बाद एक थप्पड़ मारती, गिरबान से पकड़कर झंझोड़ती, पूरा हिसाब ले रही थी। आंखों में आंसू बह रहे थे, जबकि आलिया बेगम ने उन्हें संभाला और उन्हें वापस सोफे पर बिठाकर रिलैक्स करने लगी, जो लंबे लंबे सांस ले रहे थे। सफियान तो खामोश सूरज चिरा लिए हुए बस हुड़ को तक रहा था, जैसे नजरों से कह रहा हो, बहुत ही गलत कर दिया तुमने हो, अब इस सब का हिसाब दोगे। उन्हें समझकर अपना चश्मे के पीछे आंखें रगड़ती हुई कहा,
जैसे सफियान ने पूरी शिद्दत से महसूस किया था और गुस्से से मुठ्ठियां बींच रहे। फराज साहब वो एक झटके से उठे। हसन भी घबरा कर खड़ा हो गया, अपने बाप की आंखों में मौजूद तकलीफ देकर चिट्टा चिट्टा एक के बाद एक सफियान के गाल पर सुर हो गई थी, पर इस बार आवाज इतनी जोर से थी कि हूर का दिल सिकुड़ गया था। उसने सहमी नजरें उठाई तो वो उसे ही देख रहा था। इस बार सफियान की नजरों में पता नहीं ऐसा क्या था कि हूर की रीढ़ की हड्डी में सुनसनाहट फैल गई थी। उसने घबराकर आलिया बेगम का हाथ पकड़ा। यहाँ पर देखकर यहाँ देख नाफरमान, वहां पर क्या देख रहा है? फराज साहब ने गले से पकड़कर झटके से उसका रूह अपनी तरफ किया। क्या किया तुमने? हाँ, क्या किया है? वो दाटते हुए बोले, पर उसके मुंह पर जैसे कफल लग गया था। खामोशी से सर झुका दिया था फराज साहब के सामने। बता, क्यों क्यों किया तुमने ऐसा? क्या मैं मर गया था? पापा? हसन और सफियान दोनों साथ ही तबका बोले थे। मत बोल मुझे पापा, मर गया तेरा बाप, मर गया। वो बिल्कुल टूट से गए थे। क्या ये तरबियत की थी उसने उसकी? तन्हा रहकर उनका ख्याल रखा। लोगों के दूसरी शादी का कहने पर भी उसने नहीं की कि कहीं दूसरी बीवी उसके बच्चों को तकलीफ ना दे। आज शायद वो टूट गया था, बिखर गया था। एक बार फिर वो बिखर गया। उसने शिद्दत से अपनी महबूब बीवी की कमी महसूस होने लगे थे। शायद मैं हर मुमकिन कोशिश करने के बाद भी एक अच्छा बाप साबित ना हो सका। मुझे माफ कर दो। वह हूर के सामने हाथ जोड़ते दिल पर जो कि दर्द की लहर उठ रही थी उसको दबाते हुए धड़ाम से नीचे कलीन पर गिर गया। पापा? सबसे पहले सफियान की चीख निकली थी। भाई? आलिया और आमा बेगम भी उसकी तरफ लपकी थी। अचानक सारा माहौल ही बदल गया था। हूर की तो रूह फना हो गई थी। उसे क्या पता था कि ऐसा होगा? ये सब तो उसके वहम गुमा में भी नहीं था। वो वहीं पर साकत से खड़ी हो गई थी। सब उसे गाड़ी में डालकर हॉस्पिटल रवाना हुए। आयमा ने नौशीन से कह दिया था कि वो हूर को लेकर आए पीछे ड्राइवर के साथ, क्योंकि मस्जिद गाड़ी में जगह ना थी और इन्हें कैसे भी आके जल्दी हॉस्पिटल पहुंचना था। अचानक पीछे सुर आंखों से आंसू बहाते हुए गाड़ी को फ्रांस विला से जाता हुआ देखते सफियान के रगों में सरसराहट फैली। उसके पूर में लावा से उबलने लगा और एक कहर बरसाती नजर फराज साहब के कमरे पर डाली। नौशीन रोती हुई अपने कमरे में से चादर उठाने चली गई थी। उसके डब डब करते हुए कदम उसके कमरे की तरफ उठे और एक धार की आवाज से दरवाजा खोलकर अंदर दाल हुआ और नजर सीधा सामने कांपते साकत आंखों से दरवाजे की तकती हुई आंसू बहाती हूर पर पड़े, जो एक स्प्रिंग की तरह कांप रही थी। वो शायद सकते में थी। तभी धार की वापा उछलकर पीछे सोफे पर गिरी और जब खून आलूदा सुर नजर से दरवाजे पर खड़े सफियान पर पड़ी तो वो तेज लसने लगी थी। उसकी उंगलियां मुंह को आ रही थी खौफ से। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया सफी, मुझे उसके लफ्ज अभी मुंह में थे जब वो दारा। खामोश, एक लफ्ज भी मत निकाला। उसके दार से दूर दीवार हिल कर आए गए थे। हूर ने चीख कर अपने कानों पर हाथ रख दिए। जब वो एक जस्ट में उस तक पहुंचा और इतनी सख्त पकड़ में उसके बाजू लिए कि हूर चिल्ला उठी। पर उससे भी दर्द उसे उस पर हुआ जब सफियान ने पूरी ताकत से उसे पकड़कर दीवार से लगाया। उसकी पसलियां चकनाचूर होती महसूस हुई थी। एक दर्द कर बड़ी हुई उसके मुंह से निकले। ये तो शुक्र था कि दीवार से लगने पर सर लड़कर उसके सीने पर न आता, तो शायद आज वो लहू लहान होती। क्यों किया तुमने ऐसा? उसके बालों को मुट्ठी में जगाकर सर ऊंचा किया और मुंह पर धारा। हूर उसके पका पर मचलती भी रो रही थी। उसका सर घुटना से दर्द करने लगा था। उसे लगा अगर उसने थोड़ा भी पीछे किया तो शायद उसकी गर्दन दर्द से अलग हो जाएगी। कान थे कि उसके दांत पर फटने के करीब थे। मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता था ऐसा हो जाएगा। मैं तो बस हिचकियों, डर व खौफ के बीच बामुश्किल बोली। मेरे सामने झूठ ना बोलो। तुम यही चाहती थी ना मुझे तकलीफ दो और मजलूमिया का नाटक करके तुमने मेरे बाप को उस जगह पर पहुंचाया। उसके जबड़े से साथी से पकड़ के ऐसे के हुड़ के जबड़े से दर्द निकलता उनके दिमाग को दुखाने लगा। वो आंखें नीचे में दर्द से उसकी बका में कहराने लगी। उसकी सिसकियां घुटकर गले में डूब गई थी। तो मैं तुम्हें जिंदा जहन्नम दिखा दूंगा, बताऊंगा तकलीफ क्या होती है। ऐसे जुल्म करूंगा कि तुम गिड़गिड़ाओगी तभी मेरे हाथ नहीं रुकेंगे। फना कर दूंगा तुम्हें, फना। दाने के साथ उसे कलीम पर फेंका। हुर्ची के साथ ही मुंह के बल कलीम पर गिरी और वहीं पर मुंह दिवे रोने सिसकने लगे। वो थर थर पड़ी हुई नीचे कांप रही थी जब सी सरगोशी कान में पड़े। और जिस इज्जत का तुम यहाँ पर रोने आई हो ना, वो लम्हे लम्हे में तुम्हें तड़पाती रहेगी। सफियान कहता हुआ एक कहर बरसाती नजर के वजूद पर डाला और दरवाजे से अंदर आती नौशीन को बगैर देखे निकलता चला गया। हूर पूरी सिमरती तेज आवाज में रोती हुई फराज साहब के ठीक होने की दुआ दिल में करती गिड़गिड़ा रहे थे। कमरे में खामोशी फैली हुई थी। हमाद अहमद साहब और अल्ताफ साहब की मौजूदगी में वो सोफे पर बैठी सर झुकाए आंसू बहारती। उसे कुछ देर पहले ही बुलाया गया था। अल्ताफ साहब को देखकर वहां पर वो साकत हो गई थी जब उसने आगे बढ़कर परी को खुद में बीच लिया और कितनी ही देर वो उसे लगाए हुए रोता माफी मांगता रहा था। परी का दिल जैसे फटने के करीब हो गया था। उसने तड़प कर उनके हाथ थामे और पापा कहती सी सख्ती में उनके गले लग गई। अगर वो सहद दिल होती तब भी वो यहाँ पर न रहती। उसका बाप सिर्फ बाहर से ही पुकारता
یا پھر ساتھ چلنے کا اشارہ کرتا تب بھی وہ چلی جاتی۔ ہمیں خوشی ہوئی ہے کہ تم نے اپنے حق میں فیصلہ لیا اور اپنی ماں کی پرچھائی بن کر دکھایا۔ حماد صاحب بہن کے ذکر پر آنکھیں صاف کرتے ہوئے بولے، مجھے معاف کر دے بڑے پاپا، میں پاپا کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اس نے شاید دکھ ہوا تھا، اس نے الگ ہونے کا، تبھی بولی، نہیں میری جان، معافی مانگ کر ہمیں شرمندہ نہ کرو، بلکہ معافی تو ہمیں مانگنی چاہیے۔ ان کا اشارہ شہری کے پہلے برتاؤ کی طرف تھا جو کہ یاد کرتے دونوں بھائیوں کو آج بھی تکلیف ہوتی تھی۔ نہیں، آپ معافی نہ مانگے۔ وہ اٹھ کر دونوں کے پاس آئی اور اس نے بولی، وہ دونوں پاس بیٹھ کر اس معصوم پری کا سر چوم لیا تھا جو کسی تکلیف ابھی اف نہ کرتی، کسی سے شکایت نہ کرتی۔ پھر کچھ باتوں کے بعد وہ اٹھ کر کمرے میں آ گئی تھی جب پیچھے دراب کی کال حماد صاحب کو آئی تھی۔ کال پک کرنے پر انہیں فراز صاحب کا ہاسپٹل میں ہے، انہیں میجر ہارٹ اٹیک آیا ہے۔ وہ سب لوگ کافی پریشان اور رو رہے تھے۔ یہ سب سنتے ہوئے انہوں نے احمد صاحب کو بتایا اور تینوں پریشان سے ہاسپٹل کی طرف روانہ ہو گئے۔ شہریار سب کو اپنا منصوبہ سمجھاتا ہوا ان کی رائے بھی لینے لگا۔ سب نے اوکے سر کہا پر سمیر کچھ نہ بولا۔ شاید اسے مہک سے یہ سب کروانا پسند نہیں آتا یا وہ اسے ان مگرمچھ کے بیچ نہیں بیچنا چاہتا تھا جس کا اس کے چہرے پر انکار صاف دکھ رہا تھا۔ کیپٹن سمیر، کیا آپ ایگری ہیں؟ نو سر، آئی ایم ناٹ ایگری۔ اس نے بغیر کسی کی پھٹی ہوئی آنکھوں میں دیتے ہوئے اپنی رائے دی۔ اس کے باپ پر مہک نے دانت پیس کر اس کو دیکھا۔ اسے پتا تھا کہ وہ کیوں نہیں اس فیصلے سے راضی۔ شہریار نے منتظر نظر سے تو دیکھا جیسے کہہ رہا ہو کہ اپنی وجہ بتاؤ۔ سر، اس میں بہت خطرہ ہے۔ اس کے مزید بولنے سے پہلے وہ سرد آواز میں بولا، شاید کیپٹن آپ بھول رہے ہیں کہ ہم اس پاک وطن کے رکھوالے ہیں۔ ہمارا جینا مرنا سب اس سے جڑا ہے۔ کوئی بھی بڑے سے بڑا خطرہ یا کوئی دشمن ہمیں نہیں ہرا سکتا۔ اس کے لیے اگر ہمیں اپنی سانس سے گنوانی پڑے اس سے بھی ہم گریز نہیں کرتے۔ تو آپ کس خطرے کی بات کر رہی ہیں؟ اگر اتنا خطرہ محسوس ہو رہا ہے تو جا کر گھر میں بیٹھ جاؤ، اور ہم سب یہاں پر آپ کے خطرے کی وجہ جان چکے ہیں۔ تو میں کلیئر کرتا ہوں، کیپٹن مہک آپ سے پہلے اس وطن سے جڑی ہیں۔ اگر دونوں میں کسی ایک کو چننا پڑا تو آئی ایم شیور وہ اس وطن کو چنے گی۔ شاید تم بھول گئے ہو کہ جب ہم اس فیلڈ میں آتے ہیں، اپنے وطن کی رکھوالی اپنے کاندھوں پر لیتے ہیں تو پہلے ہی سر پر کفن باندھ دیتے ہیں۔ اسے سمجھاتے ہوئے ایک گہرا سانس بھرا جیسے ناپسندیدگی سوال ہضم کر رہا ہو۔ اینی کوسچن؟ اس نے سب سے پوچھا، جس پر نو سر کہا۔ وہ مہک کو حکم دیتا چلا گیا تھا، آپ خود کو ریڈی کر لیں اور میں کچھ دیر میں سکن بیچتا ہوں۔ وہ کمرے میں آیا اور اپنا لیپ ٹاپ لے کر اور پری کے روم کو دیکھنے لگا، جسے دیکھ کر اس کے گداس لبوں پر مسکراہٹ چھائی، آنکھوں میں چمک سی پیدا ہوئی اور بڑی دلچسپی سے اس کی حرکت دیکھنے لگا۔ آج وہ کافی خوش لگ رہی تھی، جس کا اظہار وہ اپنی کارکردگی سے دکھا رہے تھے۔ شہری مسرور سا دیکھنے لگا، آج وہ جی بڑھ کر دیکھنا چاہتا تھا، پھر اسے شاید وقت نہ ملتا۔ پری کو دیکھتے ہوئے اس کی ساری تھکن اور پریشانی جو کہ فراز صاحب کی سیریس حالت کا سن کر ہوئی تھی، کہیں پر ہوا ہوتی لگی۔ اس کے مضبوط ہاتھ چومتی پری کو چھونے لگا، پھر کمرے میں ایک کہکا گونجا۔ پری بھاگتے ہوئی اندر کمرے میں آئی اور کھٹک سے دروازہ بند کیا، پھر چلتی ہوئی ڈریسنگ آئینے کے سامنے آئی اور اپنا دمکتا ہوا چہرہ دیکھنے لگی۔ اس کی نظر ٹیبل پر رکھے ہوئے رنگ برنگ کی لپسٹک کی جانب گئی تو ان میں سے لپسٹک جو کہ اس کا پسندیدہ کلر تھا وہ اٹھا کر دیکھی، پھر اپنے ہونٹوں کو دیکھنے لگی۔ آہستہ سے یہاں سے وہاں دیکھنے لگی جیسے شاعری تو نہیں، پر جب احساس ہوا وہ تو یہاں پر نہیں تو کھلکھلا کر ہنسی اور دیدہ دلیری سے لپسٹک اپنے خوبصورت نازک پنکھڑیوں پر لگانے لگی۔ جب لگا کے دیکھا تو خود حیران رہ گئی، اس کے گلابی چہرے کی رنگت پر وہ گلابی لپسٹک چلملا رہے تھے۔ پری ایک ہاتھ ٹیبل پر رکھ کر آگے کو جھکا شیشے میں اپنے ہونٹ رکھ دیے تھے اور دور ہٹ کر ان کو دیکھنے لگی، جہاں پر وہ پنکھڑیوں کے نشان آئینے پر آ گئے تھے۔ وہ کسی بچے کی طرح خوش ہو گئی تھی اور دوپٹہ ہوا میں اچھال کر بالوں کو کلپ سے آزاد کرواتی بیڈ پر خوشی سے پاگلوں والا ڈانس کرنے لگی۔ تیز خوشی سے جھومنے سے اس کا سانس پھول رہا تھا اور کھلکھلا کر بیڈ پر درم سے گر گئی۔ یہی معصوم ادا شہریار کی نیندیں چرا گئی۔ صاحب کی دعاؤں اور آنسو پر شاید اس پاک ذات کو رحم آ گیا تھا، تبھی 24 گھنٹے بعد فراز صاحب کو ہوش آیا تھا۔ ہوش میں آتے ہی انہوں نے آئمہ بیگم اور احمد صاحب کو اپنے پاس بلایا، جب وہ مدھم آواز میں بولے، مجھے پتا ہے میں ایک مطلبی باپ ہوگا کچھ مانگ رہا ہوں، مجھے معاف کر دینا میری جان۔ میں ہاتھ جوڑ کر اپنے بیٹے کے لیے حوریہ بیٹی کا رشتہ مانگتا ہوں اور اپنی آنکھوں کے سامنے ان کا نکاح کروانا چاہتا ہوں۔ مجھے اپنی سانسوں پر اب بھروسہ نہیں رہا۔ وہ کہتے ہوئے منتظر نظر سے دونوں کو دیکھنے لگے۔ احمد صاحب نے آئمہ بیگم کو دیکھا، وہ انہیں دیکھ کر التجائی آنکھ سے دیکھنے لگے، تب انہوں نے بھی مسکرا کر آنکھوں سے ہاں کہا، جس پر وہ مسکرا دی تھی اور فراز صاحب کے ہاتھوں کو چوم کر بولے، میں خوش ہوں آپ کے فیصلے سے اور مجھے سفیان سے اچھا لڑکا کہاں ملے گا اپنی بیٹی کے لیے؟ اس میں مطلبی کی کوئی بات نہیں ہے، آئمہ بیگم احمد کا خیال کر کے بولی۔ پھر یہ بات سب تک پھیلی۔ حماد صاحب اور عالیہ بیگم خوش ہو گئے احمد صاحب اور آئمہ بیگم کے فیصلے پر۔
सफिया ने तो सुनते ही खतरे से उखड़ गया था। वो तो हुड को छोड़ने और यहाँ से जाने का सोच रहा था, पर ये उसके बाप ने क्या कर दिया था। सफिया ने जब हसन से इनकार किया तो वह भड़क उठा। बकवास बंद करो, पागल समझा वह हमें, पहले उसके साथ गलत तरीके से निकाह किया है और अब ये नहरे दिखा रही हो। चुपचाप करके ये निकाह करो, नहीं तो जिंदगी भर बाप का चेहरा देखने नहीं दूंगा। वह गुस्से से कहता वहां से चला गया था और पीछे सफिया ने गुस्से से मुठियां बेच रहे। शायरी से अहमद साहब ने जिक्र किया, उसे सारी सूरत बताया तो उसने अपनी राय दे दी थी। फिर सब राजी थे। मलक विला से हुरिया का लाया गया। वो काफी डरी सहमी थी और मसलसल ना काटती, पर आयमा बेगम के हुक्म के आगे वो हार गई। फिर सफियान के ना चाहते हुए भी और साहब बरू की मौजूदगी में अपनी माँ के सीने से लगी एक बार फिर अपने सब हकूक जुमला सफियान मलम के नाम काट गए थे। फर्क सिर्फ इतना था, पहले अकेली जबरदस्ती में किया गया, पर इस बार अपनों की रजामंदी में। एक लड़की को और क्या चाहिए कि उसके माँ बाप उसकी वजह से खुश हैं। हूर भी उससे ही खुश थी, पर सफियान की तपश देती खौफजदा करती भी नजर से वह कपा रहे थे। सफियान के अंदर कोई खुशी नहीं, कोई फीलिंग्स नहीं थी। वो खामोश कभी उस पर नजर डालकर अपने बाप को देता जो कि आंखें मूंदे पड़ा था। हूर को फिर वापस मलक विला भेजा गया और अब वो अपने कमरे में आकर फुट फुट कर रो दी जब मिशाल और नौशीन ने उसे संभाला। 2 दिन बाद फराज साहब को रूम में शिफ्ट कर दिया गया था, जहां उसने सबसे पहले सफियान से मिलने का इजहार किया। मुझे माफ कर दो पापा, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। पाहूर के लफ्जों ने मुझे ऐसा करने पर मजबूर कर दिया। मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ उसे। उसे खोने के डर से इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा, पर अब जो चाहेंगे मैं वही करूंगा। अब मैं कुछ गलत नहीं करूंगा जिससे आपको तकलीफ हो। बस मेरे बच्चे, मुझसे ही गलती हुई है। तुम आए थे मेरे पास, वह कहते हुए उसके आंसू साफ करने लगे। अगर तुम उससे मोहब्बत करते थे तो तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। इस बेचारी का भी सोचना चाहिए था। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ पापा, वो सर झुकाए हुए बोला तो फराज साहब ने उसके सर पर मोहब्बत से बोसा दिया। मर्द बनो, रो क्यों रही हो। उसकी नम आंखें देखकर वो मुस्कुरा कर बोले, आपने रुला दिया, जान ले ली थी। वो भी नम आंखों से मुस्कुराता हुआ बोला, इसलिए तो कह रहा हूँ कि मर्द बनो, मुझे तो एक ना एक दिन चले जाना है ना, क्या पता अभी ही। सफिया ने तड़प कर उसके मुंह पर हाथ रख दिया और उसे गले से लगाकर रोने लगा। नहीं पापा, ऐसा कभी मत बोलना। अब भी इतना मारा है, फिर से अपनी बातों से लहू लहान करना चाहती हो। अभी तो आपको मेरे चुन्ने मुन्नी से खेलना है। वो शरारत से बोला तो पीछे हसन भी, जो कि अभी आया था, नम आंखों से मुस्कुरा दिया। आज फिर अल्ताफ साहब मलक विला में मौजूद थे परी को लेने के लिए, जिसकी उसने पहले ही पैकिंग कर ली थी। लॉन्च पे बैठे हुए सबकी मौजूदगी में अहमद साहब बोले, आप फिक्र ना करिएगा अल्ताफ, मैं शादिया के आने के बाद तलाक के पेपर भेज दूंगा। ये सब हमने सिर्फ परी बिटिया की तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया था। तो अल्लाह का करम है, सब ठीक है। तो हमें अब परी की खुशी का सोचना चाहिए और उसे अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारने का हक देना चाहिए। हूर को जब परी के जाने का पता लगा तो वो दौड़ती हुई परी के कमरे में आई, जहाँ पर वो अपनी पैकिंग कर थी। हूर ने शायरी की आंखों में परी के लिए बेपनाह मोहब्बत देखी थी। उसके भाई को जिंदगी में पहली दफा मोहब्बत हुई थी और वो भी उसे छोड़कर जा रही थी। हूर ये जानते कैसे उसे जान देती। परी, हूर ने दरवाजे में खड़ी से पुकारा। हूर, मैं आ रही थी आपसे मिलने। देखिए मुझे सब कुछ मिल गया, पापा, भाई और इतनी अच्छी फैमिली। मैं आज बहुत खुश हूँ, बहुत। वो जब बोल तो सिर्फ इतना, क्या तुम्हें वहां किसी की याद नहीं आएगी। परी ने अल्लाह को उसको देखा। उसका चेहरा फाक हो गया था, शायद वो फिर से शर्मिंदा हो गए थे और मुड़कर ब्राइवी आवाज में बोली, आएगी ना, सबकी आएगी, पर मैं नहीं तो मैं मर जाऊंगी अपने पापा के सिवा। वो कहती बाथरूम में भाग गई थी। वो इतनी मासूम थी कि उसे दर्द या फिर आंसू छुपाने भी नहीं आते थे और वह इतनी खुश के अपनी खुशी में वो सब कुछ छोड़कर जाना या फिर भागना चाहती थी। हुर सोचती हुई अपने आंसू साफ करती हुई उसकी बाकी की पैकिंग करने लगे। परी हुरिया के साथ जब लॉन्च में आए तो सब खड़े हो गए थे। एक साल में वो सबकी लाडली बन गई थी। अपनी मासूमियत से वो सबका दिल जीत गई थी। आयमा और आलिया बेगम की ना चाहते हुए भी आंखों में आंसू आ गए थे और दराब ने उसे अपने गले से लगाकर सर पर बोसा दिया। आती रहना, वो कहकर उसके गाल थपथपाई, जिस पर वो रोती मुस्कुरा देती। फिर बारी बारी सबसे मिलती, सबका प्यार लेती, अपने बाप की तरफ आई, उसके साथ ही खड़ी हो गई थी। मुझे भूलिएगा नहीं, मैं आती रहूंगी। वो कहती भी सबकी आंखें नम कर गई थी और खुद अपने बाप के साथ लाके हिचकियां आने लगी थी उसे। जब हमाद साहब ने उसे अपने साथ लगाकर रिलैक्स किया था, रोते नहीं मेरी जान, आते रहेंगे साहब और तुम्हें भी यहाँ पर लाते रहेंगे। फिर गाड़ी में बैठकर सबको अपने छोटे सुर हाथों से बाय बाय करते हुए मलक बिल्ला से निकलते चले गए।
महक तहखाने में बाकी लड़कियों के साथ समी पर पड़ी बेहोशी का शो कर रही थी। उसने सबसे छुपे वहां पर हजा पर वॉइस डिवाइस लगाया था, जिससे वहां की सुई गिरने की आवाज भी शहरियार सुन रहा था। आज रुस्तम मानने वाला था। उन्होंने पाकिस्तान में मौजूद सारे जहां लड़कियों और गैर कानूनी हथियार वो अपने सोर्सेज इस्तेमाल करके दूसरे मुल्कों में बेचते थे, उनको पूरा घेर चुके थे और रुस्तम के वहां पहुंचने के बाद उन पर हमला करने वाले थे। फवाद भी वहां पर मौजूद था। वहां आप सब मिलकर रुस्तम का इंतजार कर रहे थे। लड़कियां तैयार करो, पास पहुंचने वाला है। उसके हुक्म पर सबने मिलकर लड़कियों को देखा जो कि न्यू बेहोशी में पड़ी थी। जी सर, सब तैयार हैं और इस बार तो बात आपसे खुश हो जाएगा। उसने घटिया पान से महक को देखकर कहा, जिस पर फवाद का क्या लगा। वो बार तो तब होंगे ना जब हम उसके सामने वो बंद कली सी अप्सरा पेश करते हैं, जिसे देखकर हमारे भले हाथ के तोते उड़ गए थे। उसके मिंगी से परी को याद करके कहा, शायरी समझकर मुठियां बेच गया था। उसकी आंखों में जो पहले ही वहां पर इतनी लड़कियों की हालत देखकर वो पागल हो रहा था। सुरख आंखें सुरख थी उसके परी के हथा पर और वो लहू लहान हो गया था। कौन था सर? वो अप्सरा, आप हुक्म दो, हम अभी उठाकर ले आते हैं। दूसरा लड़का भी खुश होकर पूछने लगा। शायद अपने सर के मुंह से आज पहली लड़की का जिक्र सुनकर वह हैरान हुआ था। थी एक कमिंगी जो हाथ में आती आती रहेगी, पर मेरा भी अपनी मर्दानगी से वादा है कि एक न एक दिन उसे हासिल कर रहूंगा और फिर अपनी सारी तौहीन का हिसाब लेकर तुम लोगों के आगे फेंक दूंगा, फिर नोचते रहना कुत्तों की तरह। वो और भी बहुत कुछ कह रहा था, पर आगे का शायरी सुन ना सका और पूरी कुव्वत से वहां पर रखी हुई टेबल पर लात मारी, जिससे वो शीशे की टेबल चकनाचूर हो गई थी। सारे हैरान हो गए थे और फिर समझकर होंठ बीच कर आ गया। सर, इंफॉर्मेशन मिली है कि रुस्तम अगले हफ्ते आ रहा है। समीर ने शायरी को बताया। वो परेशान था महक के लिए, वो इतने दिन इन घटिया लोगों के बीच कैसे रहेंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ गुमराह करना चाहती हैं। वो आज ही आएगा, तुम लोग रेडी रहो अटैक के लिए और सबको कहो कि मुझे कैसे भी करके फवाद जिंदा चाहिए। परी के जाने के कुछ दिन बाद ही सफिया ने धमाका छुड़ा था कि उसे रुखसती चाहिए। फराज साहब तो ये सुनते हुए समझाने की कोशिश की थी, पर वो ना माना और अपने फैसले पर डटा रहा। ये बात मलक बिल्ला में पहुंच गई थी। सबको अभी इतनी जल्दी रुखसती मुनासिब नहीं लगी थी। कहीं हुरिया जानती थी कि जो वो कह रहा है कि करके दिखाएगा। फिर ऐसा ही हुआ। जब वहां से मना की गई तो सफिया ने कहकर कि अगर अभी इनकार है तो भी मेरी तरफ से 7 साल के लिए इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि वो अमेरिका फयाज साहब के पास जाना चाहता है और वहां से कुछ बनकर अपने पैरों पर जब खड़ा होगा तब वापस पाकिस्तान आएगा और तब जाकर फिर रुखसती का सोचेगा। और इस सब में उसे कितना अरसा लगेगा कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि वो अपने बाप का एक पैसा भी नहीं लेगा। वो अपने मेहनत से अपने पांव पर खड़ा होगा। सफियान के जवाब पर सब चुप हो गए थे और सोच में पड़ गए थे। मैं क्या कहती हूँ कि रुखसती कर देनी चाहिए। वैसे भी हूर अब 20 साल की है, यही एज मुनासिब होती है शादी की। आयमा बेगम अहमद साहब के पास बैठती हुई बोली, ऐसा कैसे हो सकता है बेगम? अभी हमने अचानक उसका निकाह करवाया है और इतनी जल्दी रुखसती? हूर बेटी के बारे में भी तो सोचो, पर आप भी कुछ सोचें। सफिया ने कहा है कि वो 7 साल के लिए जा रहा है, तो क्या इतने साल हम बेटी को बिठाए रखेंगे? और आगे का पता नहीं, वो वहां पर कहीं किसी से अल्लाह पाक ना करे, पर मुझे बहुत ही टेंशन हो रही है। जरा दिल से सोचें, अगर ऐसा हो गया तो क्या करेंगे? लोग क्या कहेंगे? वो एक माँ थी, अपनी बेटी का गर्भ बसता हुआ देखना चाहती थी, ना कि उसके हिजब में बैठकर उसका रास्ता तकते। और हमारी जिंदगी का भरोसा नहीं, अगर कल कला सांसें बंद भी होगी तो ये सुकून होगा कि बेटियां अपने घर की हैं। उसकी बात पर अहमद साहब सोच में पड़ गए। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि ये अचानक हो क्या रहा है। उसने सफिया को भी ऐसी क्या जल्दी पड़ गई है रुखसती की। मिशाल बैठ पर धड़ाप के आवाज पर सर रखे उसे देखकर बोले। उसकी बात पर धड़ापा क्या लगा। तो आप क्या समझती हैं अम्मी जी, सब मेरी तरह के शरीफ होते हैं? उसे करीब करते शरारत से बोला, जिस पर मिशाल ने आंखें सुकड़े। क्या आप खुद को शरीफ कहती हैं? उसके कमर के गिर्द बांधे हुए उसके हाथ की तरफ इशारा करते हुए पूछने लगे। जी हाँ, इसमें कोई शक नहीं है, अल्लाह का करम है, हमें शराफत ढेर सारी है और किसी जमाने में हमने शराफते धराब कहते थे। अगर अमली चाहिए सबूत तो ये ले। उसके सामने से पहले उसकी कमर के गिर्द हाथ मजबूत सा डालकर उसके लब्बों को फोकस करता हुआ पर झुकिया। मिशाल तो बुरी बौखला गई थी। उसे क्या पता था कि वो इतनी सीरियस बातें भी ऐसे करेगा। मिशाल से शानों से पकड़कर दूर करने लगे, पर उसकी मजबूत हसार और शिद्दत पकड़ती जो साटनों के आगे कुछ न कर पाए। तो कैसा लगा मिसेज शराफत का सबूत? कुछ देर बाद चेहरा उठाकर उसको देखा। जब मिशाल ने उसे पीछे धकेला, वो भी क्या लगाता पीछे हो गया था और उसकी सांसें बढ़ती हुई हालत को देखने लगा। आप दारा बहुत ही कोई चीप किस्म के आदमी है। मैं इतनी सीरियस बात कर रही हूँ और आप। मिशाल वहां से उठकर जाने लगी थी हफ्के से कहते हुए, ऐसे चली जाने दारा। वो उससे वापस व्यापार गिराकर अपने मजबूत हंसा में लेते हुए शरारत से बोला,
अगर आपने मेरी बात का सीरियस जवाब ना दिया तो फिर मैं जाकर हुर के साथ सोऊंगी हमेशा के लिए। वो जब उसके हसास से निकलने की कोशिश करती नाकाम हुई तो धमकी पर उतर आई। हा हा हा, अच्छा, इतनी ताकतवर हो तो पहले मेरे हसास से तो निकल कर दिखाओ, फिर किसी दूसरे रूम में जाना। वो हंसते हुए कहने के साथ ही उसे खुद पर उल्ट दिया। मिशाब बेचारी क्या करती, एक हफ्की बड़ी नजर डालकर मुंह फेर गई थी। उफ, लगता है कि मिसिस नाराज हो गई, तारा मसनूई संजीदगी से कहता हुआ उससे अपने बराबर डाला। मिशाल को तो मौका मिल गया था और चेहरे पर गुस्सा लाने लगे, उससे रूह मोड़ गए। अच्छा सॉरी, बात बताओ, मैं जान हासिल करके सुनूंगा। उसका रूह अपनी तरफ करते वो प्यार से बोला, मैं कह रही थी कि सफियान ये ठीक नहीं कर रहा। वो जैसे एहसान करने वाले अंदाज में बोली, पर बोल गए। दराब ने अपनी मुस्कुराहट रोके बिल्कुल संजीदा हो गया था। हाँ ये भी है, और उसके चेहरे पर उंगलियां फेरते सीरियस होकर बोला, क्या ये भी, और ये क्या कर रही हैं? ये आपने सॉरी की थी, सिर्फ सेकंड की? उसका हाथ झटकती हुई फिर गुस्से में बोले, जिस पर दराब का क्या लगा, हम तो एक पल के लिए भी संजीदा ना हो जान। वो कहते हुए उसको अपने हसाब में लिए हुए लाइट ऑफ करता हुआ उस पर झुक गया था और मिशाल ब्लैश करते हुए उसके सीने में मुंह छुपा गए। गद्दार, जाते ही भूल गई। हूर ने मोबाइल कान से लगाते पर्दे से चिपका किया था और पड़ी अपने खूबसूरत कमरे में, जहाँ पर सारा फर्नीचर पिंक और दीवारों का कलर भी ब्लू था। हूर, तुम्हें पता है पापा ने सारा रूम पिंक करवाया है और हम रोज बातें करते हैं देर नाइट तक। वो खुशी से चहकती हुई से बताने लगी। उसे यहाँ पर आए हुए आज दूसरा हफ्ता था और अल्ताफ साहब एक पल भी उसके बगैर नहीं गुजारते थे। उनके कहे बाहर जाने के बाद वो अपने छोटे भाई से खेलती थी और वो भरपूर एंजॉय करती थी। इन 2 हफ्तों में वो शहरी के डर से बिल्कुल आज़ाद हो गई थी। पहले हफ्ते तो वो बहुत ही सहमी सहमी रहती कि कहीं वो आकर उसे ले तो नहीं जाएगा, पर जब कुछ दिन और गुजरे तो उसे यकीन हो गया था कि अब कोई भी नहीं उसके बाप से अलग नहीं करेगा और वो हर गम बुलाए हुए अपनी जिंदगी गुजारेगी। शुरू के दिनों में तो उसे खुद होश नहीं था और जब आहिस्ता आहिस्ता रिलैक्स हुई तो उसने आज जो हुड़ को कॉल की, और मैं यहाँ पर देर नाइट तक तुम्हारे बगैर करवटें बदलती रहती हूँ। वो मुंह बनाकर बोली, मैं भी। और बैग पर लेटती हुई उसकी अंदाज में बोलती हंसने लगे, तुम क्यों करवटें बदलोगी, शायरी बाई के हवाब देख लिया करो। होर शरारत से बोली, पर बैग पर लेटी पड़ी का दिल बुलंद आवाज में धड़का, जिस पर वो घबरा कर काल काट गई। उसका मासूम सा चेहरा सुरख था, माथे पर एसी में भी छोटे छोटे नन्हे कतरे नमूदार हुए, जिन्हें अपने छोटे रुई जैसे गुलाबी हाथों से साफ करती भागी। पता है क्यों ऐसा हाल हो गया, वो समझ ना पाई। एक खौफ भी था उसके बारे में सिर्फ सोचने का भी। वो शायरी को किसी भूत की तरह समझती हुई उसे डरने लगे थे। क्या हुआ आपी? उसका छोटा भाई मुस्तफा उस अपने कमरे में घबराए हुए खड़े देखा पूछने लगा। वो डर गई थी। वो आशा से उसे अपने दरकते दिल को संभालती हुई अंदर दाल होते हुए बौखलाए सी बोली और दरवाजा बंद कर दिया। हाँ हाँ हाँ, आपी आप कितनी डरपोक हो, 18 साल की हैं फिर भी डर रही हैं। आपसे तो मैं ब्रेव हूँ। अकेले पापा का जाने के बाद रहता था। मैं भी ब्रेव हूँ समझी, और आप ही हूँ तो तमीज से बात करो, ऐसे अपनी आपी को डरपोक नहीं कहते। अब हटो पीछे, मुझे जगह दो। वो 8 साल मुस्तफा को जितनी बेड पर जगह बनाती सो गए थे। सो नहीं, आंखें मीच गई थी। वो भी अपनी मुस्कुराहट दबाता हुआ साइड पर लेट गया था। हूर उसकी हरकत पर हंसती हुई दरवाजा बंद करती बाथरूम में घुसी और फिर कुछ देर बाद वापस आकर आईने के सामने अपने बालों को ब्रश करने लगी। उसने आगे के बालों को ब्रश किया जब पीछे से गर्दन पर सरसराहट हुई, जिससे वो सर से पैर तक काम गई और फिर नजर उठाकर मिरर में देखा तो जैसे सांसें रुक गए थे। बेसाता उसका हाथ मुंह पर गया था, शायद अपनी चीख को दबाना चाहती थी। सफिया ने सिगरेट वाला हाथ मुंह की जन्म ले जाकर उसे चुप रहने को कहा, जिस पर होठ फटी हुई आंखों और खौफजदा हालत समेत बेसाता मुंह पर हाथ रखकर अपनी चीख दबाने लगे। जब वो उसकी पीछे गर्दन पर उंगली से कुछ लिखने लगा, अलबत्ता नजरें होड़ पार थे। उसके बहुत ही करीब खड़ा उसके वजूद से निकलती परफ्यूम की महक और सिगरेट की बू उसे कपकपाने पर मजबूर कर गए थे। वो जैसे जैसे कुछ लिख रहा था वो और तेज कांपने लगी। उसका लम्स उसे डरा रहा था। उसकी टांगे कांपने लगी, पूर पूर में करंट से फैलने लगा था। उसने लंबा सांस लिया जब सफिया ने उंगलियां गर्दन से हटाई और सिगरेट का आखिरी कश लेकर नीचे कलीबा फेंक के अपने शू से मसल दिया और नजरें हूर की तरफ उठाई। उसके गिर्द पीछे से अपना हंसा बांधकर मुंह उसके दराज बालों में छुपाकर उससे निकलती मधोश कुन महक को अपने अंदर उतारने लगे। हूर बाकायदा गुट्टी आवाज में रोने लगे थे जब सफिया ने मिरर में उसको देखा। रो क्यों रही हो? उसे कुछ सर्द आवाज में पूछ लगा, जिस पर हूर ने हिचकियां ली। आप क्या कर रहे हैं? वो अपने गिर्द बांधे हुए उसके मजबूत हसार को तोड़ने की कोशिश करती हुई बोले, क्यों? तुम्हें नहीं पता कि क्या कर रहा हूँ? वो कुछ जताती हुई नजर से देखकर तंजिया बोला,
सैफी माफ कर दो प्लीज, गलत बोला था। वो नजर झुकाकर सिसकते बोली, जिस पर वो मुस्कुरा दिया। हूर, जब फराज साहब के आने के बाद उसे बताने आयमा जा रही थी तब उसने उसे रोते हुए कह उठाकर सफियान के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की और उसे धमकियां भी दी थी कि उसे मिलने आए नहीं तो उसे जबरदस्ती लेकर जाएगा। इसी वजह से और इन्हीं बातों से फराज साहब को सदमा हुआ था। ये बात सफियान को बाद में पता चली कि हूर ने उसके बारे में ऐसा कहा। कितनी देर सफियान सख्ते में आ गया था और उसे यकीन करना मुहाल हो गया था। पर हसन के भी यही कहने और उसकी इंसल्ट करने के बाद उसे यकीन हुआ था कि हाँ, उसने ये सब कहा है। वो इतनी नफरत में गिर गई है या बदला लेने में इतनी आंधी हो गई थी, कुछ भी था, पर सफियान के अंदर जैसे यह सब सुनकर फना हो गया था। नौशीन उसे बात नहीं कर थी जिसे कुछ ही दिनों में वो अपनी भाभी से माँ का दर्जा देने लगा था, उसकी नजरों में गिरा दिया था। फराज साहब तो ज्यादा दिल को सख्त रख ना पाए और सफियान अभी भी उसकी आंखों में देखने से कुतराता था। नहीं जाने सफियान, तुमने ठीक बोला था, कुछ भी गलत नहीं बोला। गलत तो मैं था, बिल्कुल पागल था जो तुम्हारी आंखें न पढ़ सका, सिर्फ एक तरफा मोहब्बत में डूबता रहा। पर अब तुम परेशान न हो जाना, मैंने अपनी आंखें मुकम्मल वाह का ली हैं। वह होकर लजर ने वह मजबूर कर रहा था और उसकी सर्द आवाज और सख्त लहजे पर खौफजदा बातों पर लजर भी रहे थे। मैं सबको चला कर बताऊंगी आप मेरे साथ क्या कर रही हैं। अपना रूह सफियान की तरफ देखकर वो अटकती हुई बोले। दे तो धमकी रही थी पर लफ्जों के पीछे इल्तजा थी। हाँ हाँ हाँ, जाओ बोलो, फिर मैं भी बोलूंगा कि मुझे कॉल करके बुलाया है, और अगर मेरी बात पर यकीन नहीं तो मोबाइल चेक कर लो। उसका फक चेहरा देखकर मजीद बोला, तुम फिक्र मत करो, मैंने सारे सबूत मोबाइल पर सेट कर दिए हैं अभी। उसके मोबाइल की तरफ इशारा करते बोला, और दूसरी बात, डरो नहीं, अब मुझे कोई भी हवाश नहीं रुखसी से पहले किसी किस्म की जबरदस्ती करने के। वैसे भी कुछ ही तो दिन रह गया हमारी रुखसी में, फिर तुम मुकम्मल सफियान की दस्तरस में, फिर लेंगे हम अपनी जानब से पल पल बात का हिसाब। वो कहता हुआ उसकी कमर से पकड़कर करीब करते हुए चेहरा उसके चेहरे के करीब किया कि हुर उसकी तेज गर्म सांसें अपने चेहरे पर चुभती हुई महसूस करती धड़कते दिल के साथ ही आंखें मीच गई और आंखों से गर्म स्याह बरसने लगी थी। उसके माथे पर भी पसीने आ गए थे, रवा रवा कांप रहा था और दोनों के चेहरे पर इंच भर का भी फांसा नहीं था। जब सफिया ने उसके सूरज चेहरे को देखा और फड़फड़ाते हुए होंठों से नजरें चुराते हुए पूरे जोर से घुमाकर उसे बैर पर फेंका और एक जोरदार झटके से पीछे धर्म से गिरी। मैंने कहा कुछ नहीं करूंगा, फिर ये खौफ कैसा? वो सर्द आवाज में गुराया और एक नजर उसके हिचकियां लेते वजूद को देखा। उसे एक टेलर दिखाकर जिस तरह से खिड़की से आया था उसी तरह से वो जा भी चुका था और पीछे कामती लजरती भी वहीं पर पड़ी डोरी थी। मैं मानती हूँ गलत बयानी की, क्या अब वो माफ नहीं करेगा? शायरी के मुताबिक रुस्तम आज ही आया। उसके पहुंचने से वो जो दोनों स्याही का एक ससार पन्ने समीपा बिछे हुए थे आस्ते से उठते हुए घर के गिर्द पहरा देते हुए आदमी की तरफ आए, फिर पीछे और आगे से खड़े फवाद के आदमी को गिराते चले गए। जब बाहर से पहरेदार को खत्म कर लिया तो आगे से आस्ता से शायरी अंदर गया था और ब्लाक को दूसरे रास्ते पीछे के रास्ते से आने को कहा था। फवाद और रुस्तम जो कि लड़कियों को अपने आदमी के जरिए उठवा रहे थे, फायर की आवाज पर अलर्ट हो गए और फवाद को गुस्से से देखा। वो तो पहले इस अचानक हाथ पर बुखलाया हुआ था और मजीद बुखला गया। पता नहीं पास कौन है, आप फिक्र ना करे, 2 मिनट में मसल देंगे, आप अपना काम जारी रखें। और पिछले दरवाजे से निकले। फवाद के कहने पर वो लड़कियों को छोड़कर मनचात के बैग उठाकर वहां से निकलने के लिए तहन से बाहर जाते रास्ते की जानब हुआ। जब वहां से बिलाल अंदर दाल हुआ, पीछे से बिलाल भी रुस्तम को घसीटता हुआ अंदर की जानब लाया। महक भी उठकर बेहोश लड़कियों को उठाए बाहर खड़ी गाड़ियों में ले जाने लगी और रुस्तम और फवाद ये सब देखकर उनकी प्लानिंग देखकर चीख उठे। तुम जानते नहीं ऑफिसर, तुमने किस पर हाथ डाला है? रुस्तम के कहने पर शायर ने उससे पेट में लात मारी। तुम भी जानते नहीं आगे किसके हाथ लगने वाले हो। बहुत ही मजे का लिए बच्चे, अब चले जरा दूसरा मजा लो, ले जाओ उसे। उसके हुक्म पर बिलाल रुस्तम की तरफ बढ़ा जब उसने अचानक फायर किया और पास लड़कियों को बाहर निकालती महक के बालों से पकड़कर उसे अपने शिकंजे में ले लिया। हटो पीछे, वरना मैं इस यहीं पर छिछतरे उतरा दूंगा। तुम क्या समझते हो रुस्तम को इतनी जल्दी पकड़ लोगे शेर? हाँ हाँ हाँ, नामुमकिन। वो हंसता हुआ महक को घसीट के लेकर जाने लगा। शायरी रुस्तम पर लपका जब फवाद मौका देखकर से पीछे से भागा था और पीछे शायर ने एक बाजू रुस्तम की गर्दन फंसाई, दूसरे से उसकी टांग पर निशाना लिया था। वो चीता हुआ जमीन पर गिरा और फिर शायरी फवाद के पीछे भागा। वहां पर मोहल्ले के लोगों के बीच अंधेरे में फवाद भी टांग घसीटता हुआ उनमें गुम हो गया था और शायरी को तो वो जिंदा चाहिए था और उसके यूं हाथ से निकलने पर वो बिफरा हुआ शेर हो गया था। आप ही उठो, 11 बजनी है, आप तो ऐसे डर कर सोई हुई हैं कि अब होश नहीं। मुस्तफा उसके कान के करीब चीखते हुए बोला, जिस पर परी हड़बड़ा कर उठे। क्या हुआ, आ गया कोई? क्या कोई आ गया? वह हड़बड़ा कर बोली और यहाँ वह देखती पूछने लगी। हाँ हाँ हाँ,
वाकई आपी की शक्ल में डरपोक बिल्ली हो। वो हंसता हुआ दूर जाते हुए बोला। बड़ी नासमझी से उसको देखने लगी थी। वो अभी हवा में शायरी को उसका अपने आप को घसीटता हुआ देखकर पहले ही खौफजदा थी और अब मुस्तफा के काम में चीखने पर वो हड़बड़ा गए थे। क्या बाहर कोई आया है? वो झांकने के अंदाज में देती हुई पूछने लगी। हाँ आया है, वो भी मजा लेते हुए बोला। कौन? वो मुस्तफा सिर्फ वो कहता हुआ उसके चेहरे को देखने लगा। वो पापा नाश्ते की टेबल पर आए हैं। हाँ हाँ हाँ, वो कहता हुआ हंसता हुआ भागते हुए कमरे से, कहीं वो जूते ना मारे। पर जो बात बेगी बिल्ली होती थी ना, सिर्फ उस पर शेरनी बन जाती थी। पर उसकी बात जब समझी तो ई करती हुई मुठियां बीती उसके पीछे आई। तुम लंबूस समझते क्या हो बाबा, मुझे तंग करते हो। और लॉन्च में सुबह सुबह एक दूसरे के पीछे बातें, जिससे अंदाजा लगाना मुश्किल था कि परी से पकड़ने की कोशिश कर रही है या वो परी को। अल्ताफ साहब लॉन्च में इन दोनों को सुबह खिलखिलाता देखकर मसरूर हो गए थे। उसे अपनी होशियां मुकम्मल होते हुए महसूस होने लगे। पापा पकड़े उसे। वो अल्ताफ साहब को लॉन्च में देखकर फूले सांसों के दरमियान बोली थी। नहीं नहीं पापा प्लीज। मुस्तफा अल्ताफ साहब को पता हुआ देखकर ना ना करते हुए हाथ आगे कर गया था जब अल्ताफ साहब ने उसे पकड़कर ऊपर उठाया और खुद भी कहकर लगा के थे। हाँ 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 हाँ, अच्छा छोड़ो मेरा बेटा, उसे मैं देखता हूँ। आप जाकर फ्रेश होकर आओ, साथ नाश्ता करेंगे। उसका फूला हुआ मासूम सा चेहरा देखकर प्यार से पूछ लेंगे। तुम्हें बब्बा मैं देखती हूँ बच्चे। वो कहते हुए अपने कमरे की तरफ चले गए थे जब पीछे अल्ताफ साहब ने उसे बाजू से उतारा था। क्यों तंग करते हो मेरी जान को? अल्ताफ साहब उसके मुस्कुराते हुए चेहरे को देखकर काम पकड़कर पूछने लगे। मेरा क्या कसूर है ही इतनी क्यूट आपी, दिल करता है बस उसको तंग करता ना। वो कहता हुआ हंसने लगा। अल्ताफ साहब भी मुस्कुराकर उसको अपने साथ लगा के थे। थैंक्स पापा, इतनी प्यारी आपी को मेरे पास लाने के लिए। कहता हुआ परी के कमरे को देखा खुशी से मुस्कुराने लगा। वो कमरे में दाल होती हुई वार्डरोब से अपने कपड़े निकालने लगी, जो सब यहाँ पर आने के बाद शॉपिंग की थी तीनों ने मिलकर। वो इनमें से एक ड्रेस निकालकर वार्डरोब बंद करने वाली थी जब उसकी नजर शर्ट पर पड़ी। वो चारू की तरफ यहाँ माँ देती हुई वो शर्ट निकालकर अपने नाक के करीब लेकर आए। उससे उठती हुई खुशबू जिसके दिमाग में रच बस गई थी, जिसने उसे ये उठाने पर मजबूर किया था किसी चोरी करने पर। वो देती हुई मुस्कुरा दी थी। तुम बहुत बुरी हो पर तुम्हारी शर्ट बहुत अच्छी है, बिल्कुल भी नहीं डराती। वो शर्ट को मुट्ठी में लिए हुए देखने लगे थे। पर अब तो तुम देखो कैसे तुम्हें तकलीफ देती हो। वो कहती भी उसे अपने नाक से दूर करती हुई दोनों हाथों से शर्ट की आस्तीनों से उसे पकड़कर जैसे उसे शायरी के पास से पकड़ता हो, उसे ऐसे जैसे उसे गुस्से से पकड़ता था। वो अपने मुकाबले किया जैसे शायरी खड़ा हो। वो उसके साथ को तस्वीर में लेती हुई उसे मारने को अपना दूसरा हाथ उठाती। जब आप ही हम वेट कर रहे हैं। मुस्तफा की आवाज अपने कमरे की तरफ आने लगी थी और घबराहट में उसके हाथ से शर्ट छूट गई थी। वह पूरी फाक हो गई थी जब उसके भाई ने दरवाजे में कदम रखा। परी की सांस और ही अटक गए थे, ऐसे जैसे किसी ने चोरी पकड़ ली हो। वो एक नजर से देखकर झटके से शर्ट नीचे से उठाकर वार्डरोब में कपड़ों में छुपा गई थी। उसकी नजर पड़ने से पहले ही वो भी उसे बुखला देकर दोनों अपने छोटे हाथ कमर पर टकाकर करीब आया और झांकने के अंदाज में देखता पूछने लगा। क्या क्या छुपा रही हो? हाँ दिखाओ, नहीं तो पापा को बताऊंगा। तो तुम मेरे भाई हो ना मुस्तफा? वो मासूमियत से बोलती जिस पर उसने उसको देखा था उसके मुकाबले बहुत ही तेज था। हाँ वो तो हूँ, पर अभी जो चीज छुपाई है ना वो दिखा। परी ने पहले वार्डरोब को देखा, फिर अपने चिराग भाई को जो आईब्रो सुकड़े हुए उसके सामने खड़ा था। तुम ठहरो, पापा को बताती हूँ तुम मुझे तंग करने आई हो। वो कहती हुई जाने लगी। अरे अरे मेरी प्यारी बहन हो ना, मैं तो मजाक कर रहा था, भला मेरी क्या मजाक अपनी आपी को तंग करो। वो दूर करके उसका रुई जैसा गुलाबी हाथ पकड़कर जल्दी से बोला और परी ने जैसे सुकून का सांस लिया। तो जाओ, आ रही हूँ, जा रहा हूँ, अगर नहीं आई तो। वह कहता हुआ फिर शरारत से वार्डरोब को देखने लगा। तो तुम? वो भी कुछ और कहती कि जब वो हंसता हुआ कमरे से भागा। वो लैपटॉप में बाबा परी के कमरे को देख रहा था पर वो कमरे में नजर नहीं आती। काफी देर और पूरा दिन देखने के बाद उसे अंदाजा हो गया था कि वो वापस उड़ के कमरे में चली गई है। ये सोचते उसका मूड खराब हो गया था। उस जोर से लैपटॉप दीवार पे दे मारा जिससे उससे कीमती लैपटॉप की स्क्रीन चकनाचूर हो गई थी। अब ये तो पक्का है, उसका हिसाब तो तुम्हें देना होगा हनी डार्लिंग। वो कहते हुए मुस्कुराकर वापस जाने की तैयारी करने लगा पर गुस्सा भी आंखों में मौजूद था। एक फवाद के हाथ से निकलने पर उसका पारा हाई था और मजीद जो कुछ बचा था वो उसने अपनी बेवकूफी ने बिगाड़ दिया। रुस्तम को उसने उसकी मंजिल तक पहुंचा दिया था और अब तक तो शायद उसके जरे जरे भी नहीं होंगे। और रहा फवाद, उसका पहुंचना ज्यादा दूर नहीं था पर यह शुक्र रब का था कि उसकी जान सही सलामत मलक विला में महफूज थी और अब जाकर सबको अपना नकम्मापन दिखाकर अपने बाप की हर शिकायत दूर करना चाहता था और उस परी को हमेशा के लिए मांगना चाहता था और अपने किए की माफी भी चाहता था। फिर उसने बाकी जो परी के संग जिंदगी गुजारने का सोचा था, शायद उसकी सोचों को पड़ती तो जरूर अपने होशा हवास खो देते। इतनी शिद्दतें थी उसकी परी के लिए, वो उसकी दीवानगी बनती गई थी। वो अपनी सोचों में गुम मुस्कुराता हुआ पैकिंग करने लगा था। आज 8 बजे की फ्लाइट थी उसकी। कल ही उसके बाप ने उसे फूड की रोस्ती का बताया था और उसे
वापस आने का कहा था और अब वो जाकर सबको सरप्राइज करना चाहता था और अपने बाप के चेहरे की खुशी देखना चाहता था। इतनी जल्दी हुड की शादी हो रही है, ये भी भला कोई बात हुई? परी अपने बाप के साथ उसके कमरे में बेड पर बैठी मुंह बनाकर बोली, कल ही आयमा और आलिया बेगम शादी का कार्ड देकर गई थी। सफियान के फैसले से मजबूर होकर उन्हें यह फैसला करना पड़ा। बेटा, हर बेटी को एक न एक दिन जाना ही होता है, अपना घर बसाना होता है, जैसे आपकी मामा शादी करके यहाँ पर आए थे। अल्ताफ उसके सापा बोसा दिए हुए बोले, पर पापा, मैं वहां पर नहीं जा रही, मुझे दुख होगा। वो रोने जैसी सूरत बनाकर बोली, असल में दुख कम डर लग रहा था, अगर वहां पर वापस गई तो शायरी उसे वार्न करने के बाद भी वो उससे दूर हुई तो पता नहीं उस पर वो उसका क्या हशर करेगा। बेटा, ये क्या बात हुई? आप क्यों नहीं जाएंगे? मैं तो कहता हूँ आपको कल ही भेज दूं। हूर बेटी को खुशी होगी और आप तो उसकी बेस्ट फ्रेंड है ना, उसे टाइम पर वो उससे साथ होती हैं। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वो एकदम घबराए हुए बोली, जिस पर अल्ताफ साहब ने चौंक उसको देखा जो ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहे थे। क्यों नहीं जाएंगी बेटा? ये क्या बात हुई? डरो नहीं, वहां पर सब मौजूद होंगे, शारिया नहीं है और वो शादी के दिन आएगा, तब तक मैं भी आ जाऊंगा। पापा, वो बहुत झूठा है, वो बहुत खौफनाक है, मुझे मारेगा, मैं नहीं जाना। वो रोते हुए इतार साहब के गले लग गई थी और मसलसल नफी में साइल लाने लगे। अगर ऐसे डर डर के रहोगी तो जिंदगी कैसे गुजारोगी? और आपके लिए एक अच्छी खबर है जिससे आपका सारा डर भाग जाएगा। वो उसे अपने साथ लगाते हुए बोले। परी ने सुर आंखें उठाकर देखा। अहमद साहब ने तलाक के पेपर रेडी करवा लिए हैं, अब सिर्फ शहरियार आएगा और उसके साइन होंगे, फिर आप सबसे आजाद, फिर वो आपको देखेगा भी नहीं, डराना तो दूर। उसके बाप परी ने नासमझी से देखा। मतलब कि ये समझो हम उससे वादा लेंगे कि वो आइंदा हमारी डाल को नहीं डराएगा और उससे बाप भी नहीं करेगा। ऐसा होता है पापा? मतलब तलाक पर साइन मुझे सेफ रखेंगे? वो मुझे नहीं देख सकेगा, वो डराएगा भी नहीं। वो सुरमई आंखें फाड़े हुए हैरत से बेयकीनी से पूछने लगी, हाँ मेरा बच्चा, वो ना आपको देखेगा ना ही डराएगा, अगर ऐसा किया भी तो मैं उसको आपके सामने मारूंगा। उसकी यकीन दहाने पर परी के चेहरे का रंग जैसे वापस आया और वो मुस्कुरा दी थी खुशी से। मतलब अब वह उससे नहीं डराएगा और ना ही वो मारेगा। हूर उठो, नाश्ता करो, मिशाल हूर से कहती उसके सर के बालों में उंगलियां चलाने लगी जो तकिए में मुंह दिए रो रही थी। परसों मायूं की रस्म थी जिसकी मुबारक सफियान से मोबाइल पर दे चुका था, कुछ जताने वाले अंदाज में। पुंज नहीं करना, वो गुस्से से कहती हुई मुंह दूसरी तरफ कर गई थी। मेरी जान, क्यों ऐसा कर रही हो? देखो सफियान तुमसे बहुत ही प्यार करता है, तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगा। वो उसका रो पितफ करते हुए आंसू साफ करने लगे थे। नहीं करता प्यार, आगे से क्या बताती कि वो कैसा होगा, सोचकर फिर से आंसू बहाने लगे। अच्छा नहीं करता? अच्छा नहीं करता प्यार तो शादी की बात करेगा, उसमें रोने वाली क्या बात है? मिशा मुस्कुराहट दबाए शरारत से आंखों में समाये मैंने हाजी से बोली, जिस पर हूर का चेहरा सुर हो गया और फिर मिशाल को देखने लगी गुस्से से, जिस पर मिशाल आंखें दबाए यकीन धान लगी। सच्ची? शादी के बाद पक्का प्यार करेगा? फिर भी तुम रोगी तो वो बहुत प्यार करता है, फिर तुम्हें ये शिकायत होगी। और देखो अगर अभी से प्यार करने लगा तो हम भी उसका पूरा हश्र काट देते कि अभी तो सिर्फ निकाह हुआ है और तुमसे सब्र नहीं होता। कहती खुद ही हुड़ के शर्म से सूरज चेहरे को देखती क्या का लगा लगी। आप ही अब शादी के बाद बिल्कुल बदतमीज हो गई है। हुड़ से तकिया मारती हुई अपनी घबराहट छुपाने लगी थी। ये तस्वर करना ही माल था कि सांसें रुक रहे थे। जब खुद को सफियान की स्टेज पर सोचती एक खौफ भी हो रहा था, पता नहीं कौन सी सजा देगा उसके किए की। आप ही आप बात करें ना मम्मा से, वो इतनी जल्दी क्यों कर रही हैं? मुझे थोड़ा सा टाइम तो दें, क्या मेरी अपनी जिंदगी पर इतना भी हक नहीं है? वो एकदम संजीदा होते हुए ब्राइट हुई आवाज में बोले। हूर, क्या हो गया तुम्हें? क्यों नहीं समझ रही हो? अब कुछ नहीं हो सकता, परसों मायूं की रस्म है और तुम्हें टाइम देने के लिए सब लोगों को क्या कहें? तो फिर जाए ना यहाँ से। जब मेरी किसी को परवाह नहीं है, सबको सिर्फ वही नजर आता है, तो क्यों आ रही है नाश्ता लेकर? ले जाए वापस, मुझे नहीं खाना। मिशा के कहने पर वो भी गुस्से से भड़क उठी थी। मिशा कुछ कहती जब दरवाजे पर दस्तक हुए और फिर अहमद साहब चेहरे पर शफकत भरी हुई मुस्कान लिए अंदर डाल हुए। हाँ, तो हमारा बेटा क्यों नाश्ता नहीं खा रहा? वो उसके सपा बोसा देते हुए पूछने लगे जब हूट सीने से लगी रो पड़े। अच्छा, अब हमारा बेटा बताएगा कि वो क्यों नाराज है हम सबसे और क्यों किससे बात नहीं कर रहा? अहमद साहब के पूछने पर बौखला गई थी और नफी में साइल लाने लगी। नहीं, हम क्यों नाराज होंगे? इतना तो पता था ना जब कार्ड छप गए हैं तो कैसे अब उसके शिकंजे से बच पाएगी? अब दिल का दर्द दिल में ही दबा कर रह गए थे। क्या हमारा बेटा खुश है हमारे फैसले से? अगर नहीं तो हमें सिर्फ एक बार कह दे, हम खुद ये शादी रखवाएंगे। नहीं पापा, हम खुश हैं आपके फैसले से। उसके सीने से लगी रोने के साथ ही बोलते, तो आप खाना भी नहीं खा रही, उसे हम क्या आहज करें? वो मम्मा ने डांटा था ना इसलिए नहीं खा रहे। अच्छा तो ये बात है, अभी हम आपकी मम्मा की क्लास लेते हैं फिर आप खाना खाएंगे।
हुड़ की लखा लगा कर हंसती हुई हाँ में साड़ी ला गई थी, जिसे उसने माथे पर बोझा देकर सदा खुश रहने के दुआ दिए। बहुत ही कालिया तुमने अपनी मन मानी, बहुत ही कालिया तुमने अपनी मन मानी। अब सफियान तुम्हें बताएगा मोहब्बत क्या होती है। इतना मजबूर कर दूंगा कि खुद ही रास्ते पर आ जाओगी, और उसके लिए मुझे थोड़ा बहुत मुंह मारना पड़ेगा, जो काफी तकलीफ देगा, पर उसके बाद फिर आराम ही आराम। वो मोबाइल पर उसकी तस्वीर देखे जो उसने हॉस्पिटल में नकाज से पहले ली थी, जब सबकी तवज्जो फराज साहब की तरफ थी। वो उसने चुपके से मोबाइल निकाल कर पिक ले ली थी उसकी, क्योंकि उसका सुंदर रोया हुआ बिगा हुआ चेहरा जो उसके दिल की रफ्तारों को और तेज कर रहा था, मजबूर होकर निकाले। अब सामने देते अपने मनसूबे बनाना था। मुझे माफ कर दा मेरी चिशमिश, मैं तुमसे बेइंतहा इश्क करता हूँ, पर तुम्हें अपने बदले का यकीन दिलाने के लिए उसके अलावा कोई और चारा भी नहीं है। और वैसे भी तुम जितनी चालाक हो ना, उसके हिसाब से ये ठीक था। वो मुस्कुराते हुए बोलते हुए उसकी तस्वीर पर अपने लब रहते थे। जब तक तुम इजहार मोहब्बत ना कर देती, तब तक मैं इस बेचारा ऐसी तस्वीरों से काम चलाता रहूंगा। हा हा हा। मैंने ऐसे कहता हुआ क्या लगाने था, बी डैडी टू एक्सप्रेस लव। बस पता लग गया वो मेजर की बीवी यहीं पर आती है अपने बाप के साथ, और वो लड़की वही है जो आपने पहले कई बार कराची में उससे पकड़वाने की कोशिश की थी। फवाद का वफादार आदमी जो कराची में रहता था, उसे वहां पर लाकर इस्लामाबाद छुपाया हुआ था। तुमने खुश कर दिया मेरे पालतू गोते। अब तुम देखना उसका इनाम भी तुम्हें शानदार मिलेगा। यह सब सुनते वो और भी राल टपकाते मजीद मालूमात देने लगा। बस वो लड़की कल सुबह जा रही है वापस कराची, अगर आप कहें तो वहीं से उठवा ले। अगर ऐसा नहीं किया तो फिर वो मेजर का बच्चा आ जाएगा, तो फिर हम पकड़ भी सकते हैं। इसलिए कल सुबह का मौका अच्छा है। जियो मेरे पालतू, बस फिर देर ना करना और लाकर मेरे कदमों में फेंकना। दिन के 4 बजे थे और वो मलक बिला में दाखिल हुआ। इतना खुश था परी को देखने के लिए कि दिल कर रहा था कि अभी वो सामने हो। सबसे पहले वो उसे देखे आर्मी के यूनिफॉर्म में। इन्हीं सोची में वो अपने अनाबी गुदास लबों पर खूबसूरत मुस्कुराती हुए सब मुलाजमों की साकत फटी हुई आंखों की परवाह किए बगैर मगरूर पुरवकार अंदाज में चलता हुआ कदम बढ़ाता हुआ लान क्रॉस करता हुआ गया। दिल में दुआ थी कि सामने ही वो मौजूद हो, पर दुल्हन की तरह सजा में की दहलीज पर कदम रखते उसके चेहरे पर मायूसी से फैल गई थी। जब लॉन्च में सबकी मौजूदगी में उसका चेहरे को ना पाया, उसे जाहिर नहीं होने दिया था, पर अगले कदम पर वो साकत हो गया था अहमद साहब की आवाज पर। उसका बूट में मोकियत पांव हवा में ही रह गया था। नहीं बेटा, वो नालायक नहीं है, यहाँ पर आप आ जाना, हम सब आपका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और बेटा तो आपको बहुत ही मिस करती है, अपनी आपी को इतना नहीं सताते और पापा को भी तंग नहीं करते। हाँ हाँ, हमने तलाक के पेपर रेडी करवा लिए हैं और आपके आते ही हम सब उस पर साइन ले लेंगे। जी जी मेरी जान, उससे भी ले लेंगे। फिर उसकी किसी बापा हंसा। हा हा हा, मेरा बेटा बिल्कुल आप छुप जाएंगे, नहीं वो देख भी नहीं सकेगा आपको। उसके बाद भी वो और हमारे सब से यकीन दिलाते रहे कि शायरिया से वो कैसे महफूज रखेंगे। उनकी बातों से उसे अच्छी तरह यकीन हो गया था कि परी से बात कर रहे हैं। वो खामोश हुआ हालत में बीचे हाथ की मुट्ठियों को इतना तेज बीचा कि उसकी गर्दन की रगें वाज़ेह हो गए थे। चेहरा और आंखें सुर अंकारा थे। उसका दिल कर रहा था कि सब तहस नहस कर दे, हर चीज तबाह कर दे। वो कमरे से नहीं मलक विला से चली गई थी, जिसे देखने के लिए वो इतना बेचैन था। वो तो थी ही नहीं, उसके कहने के बावजूद वो उससे दूर हो गई थी। इतना कि तलाक की बात भी सोच ली, बगैर अपने अंजाम की परवाह किए, बगैर उसके रंदे मल का सोचे। वो उसे बेचने वाला उसका बाप था, जो अपने बेटे की आंखों में मुकीद उसका जुनून मोहब्बत इश्क महसूस ना कर सका। तुमने अच्छा नहीं किया, बहुत ही पछताओगे। परी परी, ये क्या कर दिया तुमने, पता नहीं है तुम इतनी मासूम हो, उस बेरियों बड़ी दुनिया में महफूज नहीं। ए बेबस सोच उसके दिमाग में लड़ाए तो बदन में शरारे उबलने लगे गुस्से के। अचानक वो दारा के सब हिल गए थे। सबको लगा जैसे कोई जोरदार धमाका हुआ हो। परी, मीशा के हाथों में से मोबाइल छूटकर जमीन पर गिरा, जो वहां से पहले ही लाइन काट दी गए थे। शुक्र परी ने नहीं सुना था, वरना शायद उसकी आवाज में से वो फोत हो जाती। सबने झटके से दाहली दरवाजे की तरफ देखा था, जहाँ पर वो सब साकत हुए थे। वहीं वो पर होश में आया और तैश में रखे हुए खूबसूरत से गुलदान को जमीन पर मार कर उसके टुकड़े हर जगह उसके दिल की तरह फैल गया। नजरें उसके सूरज चिड़े से होते हुए यूनिफॉर्म पर गई। कहाँ है वो? उनके सर पर पहुंचते वो फिर से दायरा। आयमा बेगम होश में आते उसकी तरफ लपकी, पर वो पीछे हटा। सब उसे पाक आर्मी के यूनिफॉर्म में मेजर शहरियार मलक के नाम पार कर और एक खूनवार शेख के बिगड़े रूप में देखकर दंग से साकत रह गए थे। मुझे कोई बताएगा कि वो कहाँ है? उसने उन्हें साकत देकर होश में लाने के लिए बीच में रखी हुई टेबल पर क्रिस्टल का गुलदान उठाकर जोर से फिर जमीन पर फेंका। मिशाल पुत्र का पीछे होती हुई दराब से लगी डर से हूर भी आवाज से कमरे से निकली तो भाई के गुस्से को देते हुए डर गए थे और हिम्मत करके नीचे आए। शहरियार बेटा। आयमा बेगम उसकी हाल पर तड़प गई थी और प्यार से पुकारा था। मत कहीं मुझे बेटा, अगर बेटा होता तो शायद अब तक मेरी आंखों में
اس کے لیے محبت محسوس کالی ہوتی، وہ ایک سہمی شے کی طرح اڑایا۔ اسے مجھ سے جدا نہیں کرتے تم سب، یہ بھی دیتے کہ میں کہاں ہوتا ہوں اتنے مہینے، کہاں گم رہتا ہوں، پر نہیں، آپ لوگ کیوں مجھ پر توجہ دیں گے؟ میں تو ہوں ہی نکما، آوارہ، غصے والا، جب دیکھو یہ کرتے رہتی ہو، وہ کرتے رہتے ہو۔ وہ انہیں آئینہ دکھانے لگا تھا جس پر احمد صاحب کے چہرے پر شرمندگی چھا گئی۔ ہور اور مشال کے تو در در آنسو بہ رہے تھے۔ آئمہ بیگم کی نم آنکھوں سے چپ کر اسے لب بیچے ہوئے تھی۔ عالیہ بیگم بھی خاموش حماد صاحب کے ساتھ کرتی، دراب، مشال اور ہور کو چپ کروانے میں لگے ہوئے تھے۔ دراب کو افسوس بھی ہو رہا تھا اس کی حالت پر۔ احمد صاحب کو تو مانا دل کٹ رہا تھا، پر اس کا کیا قصور تھا جب پری خود اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے تھے۔ شہریار، سمجھنے کی کوشش کرو، وہ تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، ڈرتی ہے تم سے، نہیں گزار سکے گی اس کی زندگی۔ کیسے خوش رہو گے تم جب وہ کبھی سکون سے سانس نہیں لے پائے گی؟ آئمہ بیگم نے پھر سے کچھ کہنے کی کوشش کی تھی، پر اس نے کہاں الفاظ مزید سنے، صرف اس کے علاوہ کہ وہ تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ اس کا تیز دماغ رفتار سے کام کرنے لگا تھا اور سارا غصہ اور تیش ایک جگہ محفوظ کر لیا۔ پھر گہرا سانس بھر کر بغیر کسی کی طرف دیکھے ہور کی طرف مڑا اور اسے اپنے سینے سے لگایا، پھر مشال کو بھی اپنے سینے سے لگا لیا۔ دونوں کے سر پر بوسہ دے کر ان سے معافی مانگی اپنے برتاؤ کی۔ بھائی، کوئی اتنا غصہ کرتا ہے کیا؟ مشال نے روتے ہوئے اسے شکوہ کیا تھا جس پر وہ سرخ آنکھوں سے ہنس دیا تھا۔ سب حیران تھے، اتنا غصہ کہاں گیا اور اچانک پھر کیا ہو گیا؟ آئمہ بیگم اپنے خوبصورت بیٹے کو آرمی کے یونیفارم میں دیتے ہوئے آنکھیں نم آنکھوں سے مسکرانے لگے تھے۔ جب اس کا نارمل چہرہ دیکھا تو احمد صاحب کے بھی آنکھوں میں ایک فخر کا تاثر لے رہا تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کا بیٹا اس کا سر یوں بلند کرے گا جسے وہ ہمیشہ نکما سمجھتا رہا، بات بات پر اسے غصہ کرتا رہا۔ وہ ایک آرمی آفیسر تھا، اس کا خواب جو وہ ہمیشہ دیکھتا تھا اس کے لیے، جس کا ذکر شاید اس نے جب وہ 10 سال کا تھا تب کیا تھا، اب اس کی بات دماغ میں بٹھائے گا اور اسے حقیقت کے رنگوں میں رنگے گا، اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ پر اس نے کیا کیا، اس کو سمجھ نہ سکا اور اپنے آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بات کرنے والے بیٹے کی آنکھیں کبھی پڑھ نہ سکا۔ وہ تو ہمیشہ اسے گستاخ کہتا تھا۔ اسے کیا پتا تھا کہ وہ گستاخ نہیں، جان باز سپاہی تھا پاکستان کا، اس کا فخر تھا، اس کا بلند سر تھا۔ شیر، اس کے اب بھی الفاظ منہ میں تھے جب وہ بولا، مما میں تھک گیا ہوں، مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے۔ کہتا اس سینے کی طرف فرمانا ہو گیا تھا۔ بغیر احمد صاحب کی پکار سنے وہ زور زور آواز سے دروازہ بند کیا تھا کہ ٹھاک کی آواز پر سب ہل کر آ گیا۔ آپ نے دیکھا میرا بیٹا؟ ماشاءاللہ، ماں صدقے جائے۔ آئمہ بیگم کی خوشی بڑی ہوئی، نم آواز وہاں پر چھائے ہوئے سکوت کو توڑا۔ احمد، آپ کیا کہتے ہو؟ دیکھا اپنا نکما بیٹا؟ حماد صاحب نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر بولا تھا جس پر وہ مسکرا دیا۔ ہاں بھائی، دیکھ لیا میرا شیر بیٹا، پر وہ ابھی غصہ ہے بہت، وہ کہتا ہنس دیا تھا جس پر سب ہنس دیا۔ اب مجھے بھی اس کی محبت جیسے وہ کہہ رہا تھا پری بیٹا کو سمجھانا ہوگا، وہ اسے بھی کچھ عقل کرنی ہوگی، جو اتنا غصہ کرتا ہے اسی وجہ سے وہ ڈرتی ہے اسے۔ احمد صاحب کی بات پر سب نے چونک اس کو دیکھا تھا، پھر خوشی سے مسکرا دیے تھے۔ آئمہ بیگم کی تو جیسے پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ اچانک اس کے بیٹے نے انہیں شاک کر دیا تھا، جیسا وہ چاہتی تھی بالکل ویسا ہو گیا تھا، اور ایک ماں کو اور کیا چاہیے تھا۔ لو یو بابا، ہور چہتی بھی اس کے گلے لگی تھی۔ لو یو ٹو مائی جان، بس میرے شیر کا غصہ ٹھنڈا ہو تو میں اسے بات کروں، وہ شفقت سے بولے تھے۔ سب مسکرا دیے۔ وہ چینج کر کے غصے سے یہاں سے وہاں چکر کاٹ رہا تھا، اپنے آپ پر کنٹرول کرنے کے چکر میں تھا، پر تب بھی نہیں ہوا تھا۔ سارا غصہ شیشے کی خوبصورت میز کو لات مار کر نکالا اور کانچ کے سفید چمکتے ٹکڑوں کو دیکھنے لگا۔ اس کا چہرہ اور بڑی آنکھیں غصے سے سرخ انگارہ تھے، آنکھوں سے آگ کے شعلے اسے جھلسا رہے تھے۔ کتنا ہوشتا آتے ہوئے کہ اس کا چہرہ دیکھے گا، اسے محسوس کرے گا، پاپا سے کہہ کر اسے مانگے گا، پر اس نے کیا کیا؟ کیوں پری بتاؤ، کیوں بھاگ رہی ہو؟ بے بسی سے شکوہ کرتا وہ بھڑکتے ہوئے دماغ کو ہاتھوں سے تھام کر زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ وہ چیخنا نہیں چاہتا تھا، پر دل کر رہا تھا کہ زور سے دائر کے پوری منزلیں اپنے اوپر گرا کر خود کے ذرے ذرے میں تقسیم کر دے۔ اس نے اپنے ہاتھ کا مکہ بنا کر زور سے کلیم پر مارے، ان شیشے کے ٹکڑوں پر مارتا۔ کانچ کے ذرے اس کے ہاتھ کی پوچھ پر چھپ گئے تھے اور خون سے ہاتھ رنگ گیا تھا۔ درد کی ایک لہر اس کے تن بدن میں اٹھی تھی، جس کا مقابلہ دل کے درد سے کرنے لگا تھا، جس کے آگے وہ کچھ نہ تھا۔ تو پھر دماغ بھڑک اٹھے، وہ اسے سب تیس نیس کرنے کو چاہتا تھا، جیسے کرنے سے انکار تھا۔ وہ اپنی بہنوں کی وجہ سے ایسا نہیں کر رہا تھا، اپنی ماں کو تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا، پر اپنے آپ کو کیا کرتا جس کے اندر بے سکونی اور طرب تھی۔ دل کی بے ترتیب دھڑکنوں کو آرام چاہیے تھا، وہ جو کہاں سے لاتا؟ سکون دینے والی تو آس پاس موجود بھی نہیں تھی۔ پھر ایک گہرا سانس لے کر اس نے شیشے کے ٹکڑوں کو دیکھا اور اپنے زخمی ہاتھ، جو خون سے رنگا ہوا چھوٹے چھوٹے کانچ چبھے ہوئے تھے اس ہاتھ کی مدد سے اپنی شرٹ گریبان سے پھاڑ دی۔ مطلب وہ صرف خود کو تکلیف دینا تھا جس میں وہ ناکام ہو رہا تھا۔ اب پھٹی ہوئی شرٹ سے اس کا سفید چوڑا مضبوط سینہ نمایاں ہوا۔ اس نے
ہاتھ بڑھا کر ایک نوکدار شیشے کا ٹکڑا اٹھایا اور بغیر ہچکچاہٹ کے وہ اپنے سینے پر اس کی نوک چبا کر بڑے سے حروف میں پڑھیا لکھنے لگا۔ جیسے جیسے وہ لکھتا گیا تھا، خون ہاتھ، شرٹ اور سینے کو اپنے رنگ میں رکھنے تک چلا گیا تھا، ایسے کہ کوئی بھی دیکھے تو شاید چیخے مارے اس کے جنون کو کہ وہ کہیں سے بھی ایک میجر نہیں لگ رہا تھا، بلکہ وہ ایک جنونی اور پاگل لگ رہا تھا۔ وہ کوئی درندہ لگ رہا تھا جو اپنی درندگی سے خود کو ہی تکلیف دے رہا تھا۔ اس کا دماغ شاید کام کرنا چھوڑ چکا تھا، اس لیے سینے سے اٹھتی ہوئی درد کی لہریں محسوس نہیں ہو رہی، پر اس درد اذیت کا اندازہ بیچے سرخ لبوں سے جامنی ہوئے رنگ سے پتہ چل رہا تھا۔ جب اس نے مکمل نام لکھ لیا تو شیشے کے ٹکڑے کو دیکھا جس سے خون کی بوندیں ٹپک رہی تھی، پھر مسکرا کر نام کی طرف دیکھا تو اس کے چوڑے سینے پر وہ نام اپنے آب و تاب سے خون میں جگمگا رہا تھا۔ خون نام سے دارے مارے اس کا پورا سینہ لہون ہو گیا تھا، کلیم بھی سرخ خون کے رنگ سے ہوئی تھی، آنکھیں بھی مانو لہو ٹپک رہی تھی۔ اسے سکون سے آنکھیں موتی جیسے سینے میں درختے بے ترتیب دل کو سکون آ گیا تھا، وہ قریب محسوس کرنے لگی تھی، بالکل پاس۔ دل میں پکڑا ہوا، ہاتھ میں پکڑا ہوا وہ ٹکڑا وہیں پھینک کر کہہ کر لگا کر اٹھا تھا اور درم سے بیٹھ پر گر گیا۔ کبھی نہیں جانے دوں گا، کبھی نہیں، صرف ایک بار واپس قدم رکھو میرے خیال میں، چھین لوں گا تمہیں تم سے، ہر لمحے کا حساب لوں گا، تمہیں بھی خود کی طرح پاگل بنا دوں گا جیسے مجھے بنایا ہے۔ ایک عزم سے بڑبڑاتا آنکھیں موت گیا تھا، جب کچھ خیالات موبائل اٹھایا اور سینے سے اٹھتی ہوئی درد ٹیسوں کی طرف بغیر دھیان دیے کال ملائی، جس پر دوسری طرف جلدی سے پک کالی گئی تھی۔ سر سی آواز میں مخاطب ہدایت دیتے ہوئے کال کاٹ دی تھی اور موبائل میں موجود اس کی تصویروں پر اپنے لبڑا کر پھر سے آنکھیں موت گیا۔ صبح سب ناشتے کے ٹیبل پر موجود تھے، خرگو کمرے میں ہی ملازمہ ناشتہ دے کر گئی تھی۔ شاعری کو آئمہ بیگم بلانے گئی تو اس نے کوئی بھی جواب نہ دیا، شاید ابھی تک سو رہا تھا۔ پھر وہ واپس ٹیبل پر آ گئی۔ احمد صاحب بہت خوش تھے، جس کا اظہار اس کی مسکراہٹ کاری تھی۔ آخر کیوں نہ ہوتا اس کا بیٹا، شیر بیٹا، جو اتنا شیر دل تھا، جس نے فخر سے اس کا سر بلند کر لیا تھا۔ پہلے کی طرح چہرے پر پریشانی نہیں بلکہ سکون تھا۔ حماسہ اپنے بھائی کے مسکراتے ہوئے چہرے کو دیکھ کر خود بھی مسکرا دیے تھے۔ وہ بات بات پر پاک آرمی کے بارے میں بتا رہے تھے، ان کی زندگی، ان کے وطن کی حفاظت کی جدوجہد کے بارے میں، جس پر سب مسکرا کر سن رہے تھے۔ پھر سب ناشتہ شروع کیا تو وہ چپ ہو گئے۔ دل ایک خواہش تھی کہ شاعریہ کو سینے میں بیچ کر اس کا ماتھا چوم لے۔ وہ دونوں ہاتھ پکڑے ایپا پر کھڑے تھے۔ الطاف صاحب اور احمد حماد صاحب سب کے یقین دلانے پر وہ آئے تھے، پر الطاف صاحب سے وعدہ لے کر آئی تھی کہ وہ جلدی آنے کی کریں۔ آپی، کبھی سوچا تھا ہم دونوں کبھی ایسے ساتھ چلیں گے، مطلب ساتھ سفر کریں گے؟ مصطفیٰ نے اسے کھویا ہوا دیکھا، اسے ہی اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے سوال داغا۔ یہ کیسا بیوقوف سوال ہے، مجھے کیسے پتا تھا پہلے؟ وہ صاحب پر چپت مارتی بولی۔ اور میں ایسے ڈرونی سوچ رکھتی نہیں۔ وہ منہ بنا کر بولی اور پھر یہاں وہاں دیکھنے لگی۔ اسے ہوا میں سے خطرے کی بو آ رہی تھی۔ وہ خود کو جیسے کسی کی تپس جلتی نظروں کے حصہ میں پاڑ دے۔ اس کے ارد گرد نظریں پھیرنے پر بھی کوئی نہ جو اسے مشکوک لگے، پر کسی سے بھی شاعری کی جھلک محسوس ہو۔ گھبراہٹ اور ڈر سے چہرے پر پسینہ آ گیا تھا، جسے وہ گلے میں پڑے دوپٹے سے پہنچنے لگے۔ بھائی، گاڑی کہاں ہے؟ وہ یہاں وہاں اپنے نام کا بورڈ دیکھنے لگی تھی۔ وہ بکھلائے سے بولی، جس پر مصطفیٰ نے سر پر ہاتھ مارا۔ مطلب کچھ بھی ہو جائے، وہ وہی کی وہی۔ نام کا بورڈ دیکھتے ہی اس نے شکر کا سانس لیا۔ ڈرائیور ملک بلا سے تھا۔ وہ جلدی سے قدم بڑھاتی اس کی طرف جانے لگی، مصطفیٰ کو گھسیٹتی، اور وہ بھی ہنستے ہوئے تیز تیز چلنے لگا تھا۔ باس، لڑکی آ گئی ہے اور ساتھ میں ایک چھوٹا لڑکا بھی ہے۔ فواد کے آدمی نے پری پر اپنی غلیظ نظریں گاڑتے ہوئے دوسری طرف موبائل پر موجود فواد سے بولا، جو سامنے ہی گاڑیوں کے بھیڑ میں اپنی کار میں بیٹھا تھا۔ بچے کو کچھ نہ ہو اور اسے جلدی سے اٹھا لا، وہ کچھ کرہتگی سے بولا، کیونکہ اسے ڈر تھا کہ معذور ہونے پر وہ اسے دھوکہ نہ دے جائے۔ پر باس، آپ کو یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، آپ کی ایک بچی ٹانگ کو خطرہ بھی ہو سکتا ہے، وہ مذاق میں کہتا لگا اٹھا تھا۔ بکواس بند کرو اور جلدی کرو۔ وہ غصے سے دادا جس پر اسے کوئی بھی اثر نہ ہوا، کیونکہ پری کو دیکھ کر اس کا غلیظ دل گدازی پر اتر آیا تھا۔ چیز ایسی ہی ہے کہ آپ کے حوالے کرنے کو دل نہیں کر رہا۔ وہ پری کے سراپے پر اپنی گندی نظریں گاڑے، کچھ میں نہیں ہے جسے بولا، پہلے ہم کچھ اس سے سچ مچ کی پری کی سنگ سیر کریں گے، پھر آپ تک پہنچا دیں گے۔ کہنے کے ساتھ ہی کیا کا لگاتا فواد کی دھارنے پر موبائل بند کر گیا تھا اور جیب سے رومال نکال کر اس کے پیچھے ہوا۔ وہ دونوں ڈرائیور کے ساتھ چلتی ہوئی اپنی گاڑی کی طرف جا رہی تھی جب پری اور مصطفیٰ کے بیچ کچھ عورتیں گزری اور وہ دونوں ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ ڈرائیور، اس کا بھائی ایک طرف اور وہ دوسری طرف ہو گئی تھی۔ اس نے الگ ہو کر اس کی جیسے جان نکلنے کو آ گئی تھی۔ ان اچانک مسدوں پر بھڑک اٹھی، ایک ہی چادر پکڑ کر ابھی کچھ بولنے ہی والی تھی جب پیچھے سے کسی کے بھاری ہاتھ نے منہ پر رومال رکھ دیا اور اس میں سے نکلتی ہوئی بو نے سیکنڈ میں نہیں لگایا تھا اسے ہوش و حواس گم کرتے، یہاں تک کہ وہ ہلکی سی مزاحمت بھی نہ کر سکی اور حملہ آور کے
बाहों में ढेर हो गए थे। उसके नाजुक वजूद को अपने बाजू में लिए हवा के झोंके की तरह गायब हो गया। फवाद सिर्फ देखता रह गया। औरतों के हटते ही मुस्तफा चीहा। परी को वहां पर ना पाकर वो छोटा बच्चा पागल हो गया था और आपी आपी करते गाड़ियों के बीच से ढूंढने लगा था जो शायद अब तक उसकी पहुंच से दूर हो चुके थे। चीरते हुए मुस्तफा की नजर अचानक वहां से भागते फवाद की गाड़ी पर पड़ी। वहां के सब लोग उस तरफ मुतवज्जो हो गए थे और हर कोई उसे चीखते हुए कहते, छोड़ो मेरी आपी को। बोलते उस पर तरस खाने लगे थे। ड्राइवर ने रोते हुए मुस्तफा को संभालते हुए मलक बिलक काल करके वहां सबके सर पर बम फाड़े। वो वॉशरूम में सीने पर जमा खून को रुई से मिरर में देखता हुआ साफ कर रहा था। अभी थोड़ी ही देर हुई थी जब दरवाजे पर किसी ने तेज दस्तक दी। शायद दोनों हाथों से दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। उसने झंझना कर रुई फेंका और एक नजर सूझे हुए गहरे नाम पर डाले जिसमें से उसका सुर्ख गोश्त नजर आ था। नाम बहुत ही गहराई और मोटे शीशे से लिखा गया था, इसलिए अंदर का गोश्त वाजा था। अगर इस जगह कोई और होता तो शायद ये दर्द सह ना पाता, पर उसे तो ये दर्द महसूस ही नहीं हो रहा था। बाहर निकला और एक ब्लैक शर्ट निकालकर पहनी, इसलिए कि उसमें से खून ना दिखे। कमरा उसने मुलाजमा से पहले साफ करवा लिया था। क्या हुआ है गुड़िया, रो क्यों रही हो? दरवाजे पर गुड़िया को रोता हुआ देखकर वो परेशान हो गया था। भाई, वो हिचकियों के दरमियान में बोली। घर में कोई नहीं था, औरतों के अलावा सब एयरपोर्ट पर गए हुए थे। हाँ बोलो। उधर सर पर हाथ रख के चुप करवाते फिक्रमंदी से पूछा। शायद खुद भी परेशान हो गया था। ये अचानक क्या हो गया था सुबह सुबह? भाई, परी को फवाद अंकल ने किडनैप कर लिया है और सबके ढूंढने वापी नहीं मिल रहा। प्लीज भाई, आप कुछ करें ना प्लीज। वो उसके हाथ पकड़कर इल्तिजा करने लगी बगैर उसके हाथ की पुष्ट की हालत देखे। उसकी बात पर शायरी के चेहरे पर एक साया सा लहराया जिसे खून ने महसूस कर लिया था। उसने होंठ पीछ लिए, शायद गुस्से से। फिर रोती भी हुर को देखा। बस बेटा, रोता नहीं है। वो उसे चुप करवाते हुए नीचे लेके आया था जहाँ पर मिशाल, आलिया, आयमा बेगम सबकी आंखें सुरख और परेशान थी। शहरी बेटा कुछ करो। बेटा इस बच्ची को बचा लो, वो हैवान उसे मार डालेंगे। आयमा बेगम उसकी तरफ लपकी थी। जब तक यहाँ पर थी हमने उसे महफूज रखा, उसको जरा तकलीफ भी नहीं होने दी, पर अब जब वो खुशी अपने बाप के तहफ़्फ़ुज़ में गई अपनी मर्जी से, तो मैं क्या कर सकता हूँ? वैसे भी जब मेरे बाप को मेरा ख्याल नहीं आया, जब वो पेपर डैडी करवा चुके हैं, तो अब मेरा भी कुछ नहीं। वो कितनी सफाकी से बोला कि आयमा बेगम सब दग रह गए। मिशाल और हुर का भी यही हाल था। शहरी, ये क्या बोल रहे हो? तुम तो उसे प्यार करते हो ना? आलिया बेगम ने बेचैनी से पूछा। हाँ करता हूँ और करता रहूंगा। वो बेफिक्री से कहता हुआ कांधे उचका गया था, जैसे उस बात में मेरी मोहब्बत का क्या सवाल। तो फिर तुम कैसे उसे अकेला इन परिंदों के पास छोड़ सकते हो? आयमा बेगम गुस्से से तेज बढ़ती और डाइनिंग रूम की तरफ जाते हुए रुका, जैसे उसने जानते हुए कि मैं उससे मोहब्बत करता हूँ चली गई। ठीक वैसे। और दूसरी बात मामा, शायद आप भूल गई हैं, आपने कहा था कि वो मुझसे डरती है, तो मैं कैसे उसे ढूंढूं? वो मेरी परछाई से भी तो भागती है ना, और वैसे भी सब गए हैं ढूंढने। मिल जाएगी अगर मिलनी होगी तो। वो आखिरी लफ्ज कुछ गैर संजीदा सा बोला। मुझे नाश्ता दें, कहता जब एक और कदम बढ़ाया तो पीछे से दोनों बोले। भाई, आप ऐसे कैसे कर सकती हैं? हुर की आवाज और मिशाल के साथ वो कुछ गुस्से से मुड़ा। मैं ये हरगिज बर्दाश्त नहीं करने वाला गुड़िया कि तुम अपनी कल की रस्म या आइंदा की जिंदगी को छोड़कर किसी और फालतू चीज या बात की तरफ ध्यान दो। कल तुम्हारी रस्म है, तो मैं चाहता हूँ कि सब कुछ भलाए अपने बारे में सोचो, दिमाग फ्रेश रखो। और मिशाल, तुम भी उसे समझाने के बजाय साथ दे रही हो। सब ये मत सोचना कि किसी की वजह से मैं इस शादी में रुकावट आने दूंगा। वो कहता हुआ रुका नहीं था, सबको शॉक में छोड़ता हुआ डाइनिंग रूम में चला गया। पीछे वो सब उसे समझने की कोशिश में थी, पर शायद कोई समझ ना सका। उसे समझना इतना आसान नहीं था जितना वो दिखता था। इल्ताफ साहब का रो रो का बुरा हाल था। कैसे वो इतनी बड़ी गलती कर सकता है? इतना टाइम गुजर गया था, कोई कुछ भी ना मिला था, ना कोई सबूत मिला। अपने बेटे से पूछा तो उसने फवाद का बताया कि वो भी वहां पर था, हमारी तरफ देख रहा था। ये सब सुनते उसका और भी बुरा हाल हो गया था। शायरी को कोई फिक्र ना थी, वो आराम से बैठा उनकी हालत देख रहा था। अहमद साहब तो शर्मिंदगी से कुछ ना बोल सके, पर हमाद साहब के कहने पर उसने कहा, माफ करना बड़े पापा, ये सब आप लोगों को उसे छोड़ते और फूफा को अकेले यहाँ पर आने से पहले सोचना चाहिए था। जब आप लोगों को पता था कि वो उसका सौतेला मामू उसके पीछे था। ये लफ्ज उसने ऐसे चबा चबा कर बोले कि इल्ताफ साहब का सर शर्मिंदगी से झुका, तो उसे अकेले न आने देने जाते। ये तो आप सबकी गलती है ना? दायराब, सफियान और हसन तीनों सुबह से कराची का चप्पा चप्पा ढूंढ रहे थे, पर कुछ भी हाथ ना लगा। अल्ताफ साहब पता नहीं कितनी बार बेहोश हो चुके थे। डॉक्टर भी वार्न करके गया था कि अब ज्यादा दिमागी दबाव उनकी जान को खतरा हो सकता है, पर उससे कहां पर अपनी जान की परवाह थी। कैसे महावस हो जो अपनी औरतों की हिफाजत नहीं कर सकते। आयमा बेगम से कुछ और न हुआ तो उन पर तरंस पर आई, जिस पर शायरी का चेहरा शुरू हो गया था। उसके माथे पर बाल नमूदार हुए। सबने उसको देखा।
मैं वैसा ही महावत हूँ जैसे सब होते हैं। मैंने नहीं कहा था इस बेवकूफ़ औरत को यहाँ से निकलने का। और वैसे भी जिस मासूमियत का आप सब कह रहे हैं ना, उसका तो मेरे सामने जिक्र ना करे। अगर इतनी मासूम होती तो मुझसे ना बाती। मैं क्या उसे खाए जा रहा था या मार रहा था? मानता था मुझसे गलती हो गया, पर बार बार इस गलती की माफ़ी भी मांगी। पर क्या हुआ? वही जल्लाद बना फिरा उसकी नज़र में। और जो उसका बाप है, जिसने सारी जिंदगी से तकलीफ दी, उसके इशारे पर ही सब कुछ भूल गई। उसके हाथ सामने करते माफ़ी मिल गई। उसके बाद पर अल्ताफ साहब तो जैसे अंदर से कट गए थे। साबर लब बीच कर आए गए थे। वो उठकर मुंह बनाता वहां से जाने लगा, जब पीछे से अल्ताफ साहब ने रोका। बेटा शहरियार। उसके खूबसूरत चेहरे पर पूरी इस रात से मुस्कुराहट नमूदार हुई। वहीं पर दम तोड़ गए थे। वो चेहरा बेजाय लिए मुड़ा और बोला, जी कहें। अहमद साहब सारी कार्रवाई दौरान ने चुपचाप परेशान से खड़े थे। बेटा, क्या तुम उसे मेरी बेवकूफ़ी और मेरी गलती की नादानी समझकर दरगुजर नहीं कर सकते? बेटा, मुझे पता है तुम ही उसे बचा सकते हो। आखिरकार वो तुम्हारी मनकुआ है। ये लफ्ज़ कुछ शर्मिंदगी से बोला, क्योंकि एक दिन पहले तलाक की बातें होती। अब मनकुहा याद आ गई। बेटा, उसकी इतनी बड़ी सजा ना दो, मुझे मेरी बच्ची ला दो। मैं हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे सामने। वो रोते गिड़गिड़ाते हुए बोले, जिससे शायरिया को जैसे सुकून मिल रहा था। पर उसके जो अगले लफ्ज़ थे वो सबको सख्त कर गए थे और उसके पत्थर दिल की साफ गवाही दे रहे थे। सोच ले, अगर मैं उस तक पहुंच गया तो वो आप सब लोगों की पहुंच से दूर हो जाएगी। अब फैसला आप कर सकती हैं, या वैसे भूले या फिर ऐसे। पर मेरी तरफ से रुखसती समझना। नकाह का तो आप सब भी मान गया। वो हर लफ्ज़ तन से मारा था, अपना पूरा हिसाब दे रहा था। पर फायदे की बात बताओ, अगर मेरे साथ होते तो गुड़िया की शादी में शायद चांस मिल जाए जाने का। जहाँ साहब पर साकत हुए थे, पूरे मलक बिला में सुकून है। वहीं पर अल्ताफ साहब उसकी बात को, उसकी चालाकी को, उसका दरिया दिल समझकर बगैर वक्त लिए बोले, हाँ हाँ बेटा, मैं तुम्हारे साथ। मुझसे मेरी मासूम बच्ची इस दरिंदे से बचा कर दो। उस बात पर हमाद और अहमद साहब ने भी साथ दिया था और खुश भी हुए। कुछ तो रहम आया उस सोए हुए शेर को। सॉरी, गलती दुरुस्त करें, बचा कर दो नहीं, बचा कर अपनी अमानत लो। और आप क्या कहते हैं बड़े पापा और पापा जानी, इजाजत है? वो सब की राय लेने लगा था मुस्कुराकर। मेरी जान, मुझे पता है तुम बहुत ही प्यार करते हो। मुझे तुम्हें समझ ना सका, इसलिए मुझे खुद पर अफसोस है। जो बेटा अपने बाप की एक ख्वाहिश को इतना अहम समझ सकता है, अगर उस बेटे के पास उसकी मोहब्बत गई तो उसमें इजाजत क्यों ले रही हो? जाओ मेरे शेर। सब जैसे फिर से खिल उठे थे। अल्ताफ साहब ने रोते हुए आंखें साफ की थी और बोले, बेटा, ऐसी सख्त सजा देना उसको कि आइंदा ये बात तस्वर भी ना लाते वक्त कब पाए, तस्वर में लाते वक्त भी कब कपाए। साबित कर देना एक मुहाफिज हो। शायरी खामोशी से सुनता अपने कमरे में चला गया था और कुछ ही देर में अपना मोबाइल और गाड़ी की चाबी लेकर सबसे मिलता हूर की तरफ आया था। जब वह खुशी से उसके गले लगी थी, शायरी लब बीच कर आ गया था। थैंक यू बाई, लव यू माई सुपर हीरो, वो खुशी से बोली, उसका साथ चूम कर। और मेरी दोनों सुपर सिस्टर्स, कहता वह मुड़ा और आयमा आलिया बेगम के माथे चूमने के बाद वो वापस मलक विला से निकला। जब परेशान थे तीनों मलक विला में दाल हुए। मुजरम घर में बैठा है और ये बेवकूफ़ दुनिया ढूंढ रही है। बड़बड़ाते अपनी मुस्कुराहट कुचने लगा था। शुक्र है कुछ तो शर्म की। तराब ने देखते हुए शर्म डाली थी। जाहिर है करनी पड़ती है, बीबी जो ठहरी। वह परेशानी से देखने लगे थे। तो पहले क्या नहीं थी? सव्यांग कुछ चुनबते हुए बोला, थी, पर तुम लोगों की तरह कोई मान नहीं रहा था। संजीत से गोया होता हुआ गाय में बैठ गया था। ऑल द बेस्ट। उसकी मुझसे नहीं किसी और को भी जरूरत पड़ने वाली है, मैंने हेजी से बोला और गाड़ी उड़ाता वहां से चला गया था। पीछे वह नासमझी से देखते रह गए थे। पापा, क्या अब आप ही नहीं आएगी मेरे पास? छोटे मुस्तफा शायरी की पोस्ट को देखते रोते हुए अपने बाप से बोला था। और अल्ताफ साहब कुछ भी जवाब दिए उसके सीने में बीच गए थे।